किन लोगों से करते थे? All the vendors which used to supply material to us, like for cement used to deal with Ultratech and Shree Cement, उनसे डील करते थे। TMT के लिए हम टाटा स्टील से डील करते थे, सेल से डील करते थे। 2008 की शुरुआत में जो मंदी आई तो उसमें सारे पैसे आधे हो गए, तो मार्केट से मन उठ गया बिल्कुल। उसके बाद हमने पैसे सारे निकाल लिए ऑफिस से कि भैया म्यूचुअल फंड सारे रिडीम करो, सारे पैसे निकालो। हम तो इसको कहीं FD करा के रखेंगे तो कोई टेंशन नहीं होगा। तो मेरा लैपटॉप वहीं रहेगा 5 घंटे के लिए एंड ट्रेड विल गो ऑन। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग है। तो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग है। सो बेसिकली आई नो व्हाट आई लूज, आई नो व्हाट आई लर्न। अगर रूल ऑफ 72 लगाते हैं तो आपने पैसा डबल कर लिया एक साल में। वो सारा पैसा देके जाता है मार्केट को। जब हमें पता है कि हमें 80% साइड में रहना है तो 100 में से 80% हमें पैसा कमाना चाहिए और हमारी स्किल सेट के हिसाब से कमाना चाहिए। वी कैन नॉट बिकम जेन स्टेट इन आवर लाइफ टाइम। वी डोंट हैव दैट मच ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास उतना एक्सेस नहीं है रिसोर्सेज का। मैं सुपर ट्रेंड को यूज़ करने के लिए मेरे कुछ सेटिंग है। ये सुपर ट्रेंड मैंने 3 सुपर ट्रेंड लगा दिए यहाँ पे 14.3, 14.1 एंड 14.2 की सेटिंग के हिसाब से। और ये तीनों अलग अलग लाइन जो है वो हर एक सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर है। लेकिन मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है यू विल हैव टू बी विद द विनर्स। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विनर्स कहाँ पैसा लगा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन कहाँ पैसा लगा रहे हैं, पब्लिक कहाँ पे इंटरेस्टेड है काम करने के लिए, तो वो आपको समझना पड़ेगा। काजी, थैंक यू सो मच कमिंग हियर। बिग बुल बीन डूइंग फॉर अ व्हाइल एंड थोड़ा गैप था हमारा, अभी हम वापस आए हैं बिग बुल सीरीज लेके। एंड आई एम टोल्ड दैट आप इक्विटी में पिछले कुछ समय से 7, 8, 9 सालों से यू हैव बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल। आप ऑप्शन सेलिंग भी करते हो। पहले बिफोर वी गेट इनटू योर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस, और आप एक बिजनेसमैन भी हो, तो आई वुड वांट कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि कहाँ से क्या एजुकेशन करके कहीं जॉब वगैरह किया, जो बिजनेस लाइंस हैं, एंड देन ट्रेडिंग में जस्ट आने से पहले आप क्या कर रहे थे, एंड राइट नाउ वेयर डू यू स्टैंड? Okay, thank you for having me here. I think it's a great pleasure to meet you all. And so it was a pleasant morning. And so had a great time driving down. Upgreli se aaye ho, yes. Yeah, driving down from Treti. So it was a great drive. So I've been brought up in a business family. अच्छा. So the blood had business in it. But then थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लिया. So I did my MBA in international business. Okay. In 2007. अच्छा. After that, I joined a company called Trident here in Punjab. So I used to handle international market for them, international sales. And uske baad mein worked there for 3 years. It was a great company, global exposure and everything. So I had a great time in the company. Because of some, I was not well for few months. कुछ स्लिप डिस्क हो गई थी तो मैं वहाँ पे मेरे को वहाँ छोड़ना पड़ा कंपनी। अच्छा, अपनी बहुत अच्छी थी। ट्राइडेंट का अच्छा नाम है, लुधियाना में आपने जैसे बताया। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा एक्सपोजर देती है आपको। उसके बाद में मैं चला गया दिल्ली वापस। दिल्ली इज़ माई होम टाउन। तो होम टाउन के अंदर जाके फिर मैंने एक रियल एस्टेट कंपनी ज्वाइन करी। यहाँ पे मैं इंटरनेशनल सेल्स में था और वहाँ पे मैं चला गया प्रोक्योरमेंट के अंदर। ओके, थोड़ा समझाओ क्या काम था वहाँ पे। सो प्रोक्योरमेंट क्या होता है? प्रोक्योरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट सीट होती है पूरे कंपनी की। अच्छा। क्योंकि पैसा खर्च वही करता है आदमी, और कहाँ खर्च करना उसको पता होता है। ओके। तो इट इज़ द मोस्ट कोवेटेड डिपार्टमेंट इन द होल रियल एस्टेट कंपनी, प्रोक्योरमेंट। आपका क्या काम होता था उसमें? सो आई वाज अ प्रोक्योरमेंट हेड ओवर देयर। आई यूज्ड टू रिपोर्ट टू द प्रोक्योरमेंट डायरेक्टर। I was an HOD for the क्या चीज प्रोक्योर करते थे आप? Everything which makes into making a building, right from TMT, TMT सरिया, उसके बाद में सीमेंट, एवरीथिंग, मतलब ईंटें हो गई, सब कुछ, टायर। इसकी समझ थी आपको कि कौन सी? कोई समझ नहीं। I got an opportunity. The management was very kind who gave me this opportunity, and I gave them कि मेरे को 2-3 महीने का टाइम दीजिए, and if I'm able to learn this business, learn this particular job, I'll surely carry forward and I'll do something good for you. Okay. So I was a man of systems. They implemented SAP over there in the company. अच्छा. I was a lead in SAP over there. I was heading the department. They made me youngest HOD of the company. Okay. So I think again great exposure. We were making 10,000 flats. 10,000 फ्लैट्स बन रहे थे हमारे उस समय, उस कंपनी के बन रहे थे। ओके। उसी एरिया में? हाँ, नोएडा रीजन के अंदर। नोएडा रीजन के अंदर। तो नोएडा रीजन में अब सब फ्लैट्स के अलग अलग स्टेजेस थे। कहीं पे टाइल लग रही है, कहीं पे सरिया जा रहा है, कहीं पे सीमेंट जा रही है, कहीं पे आरएमसी जा रही है। एवरी प्रोजेक्ट वाज एट डिफरेंट स्टेजेस। सो सुबह से लेकर शाम तक खाली और खाली हर एक तरह का क्राइसिस मैनेजमेंट का काम होता था। तो आप डील किन लोगों से करते थे? ऑल द वेंडर्स व्हिच यूज्ड टू सप्लाई मटेरियल टू अस, लाइक फॉर सीमेंट यूज्ड टू डील विद अल्ट्राटेक एंड श्री सीमेंट, उनसे डील करते थे। TMT के लिए हम टाटा स्टील से डील करते थे, सेल से डील करते थे। ओके, बिजनेस पे अपने आप को बेहतर करने के लिए इस स्पेस में क्या क्या तैयारी की आपने कि कोई और प्रोक्योरमेंट मैनेजर आपसे बेहतर काम ना कर पाए या आप बाकियों से अच्छा करें? Since I was a newbie in the business, हाँ, so मैंने एक तरीका अपनाया। जो मेरे प्रोक्योरमेंट हेड थे, प्रोक्योरमेंट जो डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बोला कि विकास
procurement doesn't happen sitting in office. You have to go at site, sit in the store. उन्होंने मुझे एक ही बार बात बोली, नेक्स्ट डे से मैंने रूल बना लिया कि मैं दिन के 6 घंटे अपने स्टोर में गुजारूंगा. स्टोर इज अ प्लेस वेयर ऑल द मटेरियल कम्स. सारा सामान सारा चीज स्टोर में ही आता है पहले. इन्वेंट्री वहीं आता है. तो स्टोर यूज्ड टू रिपोर्ट टू अस. तो मैं स्टोर में जाके बैठना शुरू कर दिया. जब स्टोर में बैठते हो तो आपको पता लगता है कि क्या क्या चीजें आ रही है, क्या ऑब्जर्व करते थे, आपने क्या ऑर्डर किया, क्या क्वालिटी आ रही है, क्या नहीं आ रही है. क्वालिटी चेक कैसे होते थे, सारे नॉर्म्स बने हुए हैं. दे हैव द होल शीट्स. लेकिन क्या होता है, कई लोग ना उसको एग्जीक्यूट नहीं करते. आप कैसे करते थे? There are formats where you do it. Yeah, there are different formats you do it. There are different testing which happens. जैसे TMT की टेस्टिंग अलग टाइप से होती है, जो RMC आ रही है उसकी टेस्टिंग अलग टाइप से होती है, फिर जो कोई कंड्यूट पाइप आ रहा है उसकी टेस्टिंग अलग टाइप से होती है, वायर आता है उसकी टेस्टिंग अलग टाइप से होती है. एंड देयर आर एक्सटर्नल लैब्स एज वेल wherein we can send the material to labs and get it tested, because whatever we are paying for, हम जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं, जिस क्वालिटी के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं वो क्वालिटी आनी चाहिए हमारे पास में. करेक्ट. That was the sole purpose, and the learning was immense because every single day you used to see new material coming in. हाँ. मशीन आती थी, बड़ी बड़ी मशीन. हमने 2 करोड़ रुपए की मशीन खरीदी है. डिसीजन किसका होता था इतनी महंगी? So it was a joint decision of the management. I used to give the proposals. अच्छा. And decision was management. वेंडर्स को रिजेक्ट भी करते थे आप? हाँ, based on quality. Absolutely. So the format in procurement is that you have to have discussion with a particular for a particular item with 3 to 4 vendors, and then you have to make your comparisons, draw your comparisons. So I had a team of 9 people working under me. So they used to do all the comparisons and everything. Clerical काम used to be done by them. उसके बाद में मेरे को पूरी रिपोर्ट आती थी. I used to understand the report and then I used to propose it to the management for the bigger decisions. जिन वेंडर्स के आप ये सामान खरीदते थे, वो वेंडर्स की जो कंपनीज थी, क्या वो लिस्टेड कंपनीज थी? हाँ, कुछ लिस्टेड कंपनीज थी. जैसे अल्ट्राटेक की बात कर रहा हूँ, टाटा स्टील की बात कर रहा हूँ, सेल की बात कर रहा हूँ. हम लोग बूम पंप लिया, पुट्समाइजर का बूम पंप लिया हमने. तो these are big companies, MNCs है. कोई ऐसी लिस्टेड कंपनी लगी कि यार नाम तो इतना अच्छा है लेकिन काम अच्छा नहीं लगा इतना? नहीं, ऐसा नहीं था. हमने एस से टावर प्रिंस ली थी. एस काम लेने की जरूरत नहीं है. और आप जस्ट सेइंग एन एक्सपीरियंस कि यार लिस्टेड कंपनी का शेयर प्राइस इतना है, लेकिन जब देख रहे हैं काम करने का तरीका बड़ा बेसिक है, या लिस्टेड कंपनी नहीं है पर फिर भी काम बड़ा अच्छा करते हैं. एक ऐसी सीमेंट कंपनी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा. सीमेंट कंपनी के अंदर कुछ इन्होंने जो मुझे कमिटमेंट दिया था कि मैं आपको माल सप्लाई कर दूंगा, वो माल वो सप्लाई नहीं कर पाए थे. फिर उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए. तो आई मेड अ पॉइंट कि आई शुड गेट द मटेरियल एट द सेम प्राइस बिकॉज द पेमेंट वाज ऑलरेडी इन देयर अकाउंट. अच्छा. सीमेंट इज ऑलवेज परचेज विद एडवांस पेमेंट्स. तो पहले कंपनी को पैसा देना पड़ता है सीमेंट के लिए, क्योंकि क्या होता है, सीमेंट 2 तरीके से बिकती है. एक होती है ट्रेड, एक होती है नॉन ट्रेड. तो जो डेवलपर्स लेते हैं, जो बल्क बायर्स है, इंस्टीट्यूशन बायर्स जो होते हैं, वो नॉन ट्रेड में लेते हैं सीमेंट, विच इज एट अ लेसर प्राइस. वो बल्क बाइंग होती है. एक प्राइस फिक्स करके पहले से ही 1 लाख बैग की, 2 लाख बैग की, 50,000 बैग की बल्क बाइंग होती थी हमारी. तो इसका एक प्राइस फिक्स होता था. एंड सीमेंट कंपनीज ने क्या किया हुआ था, ड्यूरिंग द मॉनसून टाइम कंस्ट्रक्शन बिल्कुल स्लो होता है, उस समय सीमेंट के प्राइस कम कर देते थे वो. उसके बाद जैसे ही मॉनसून खत्म हो, सीमेंट प्राइस बढ़ा देते थे. आई थिंक ये एयरलाइन इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता है. हाँ, होता है. सो इट इज ऑल डिमांड एंड सप्लाई का खेल है सारा, कि उस समय डिमांड कम है तो आपने रेट भी कम कर दिए. जब डिमांड ज्यादा हुई तो फिर आपने रेट ज्यादा बढ़ा दिया. आप एक इन्वेस्टर भी हो. डू यू इन्वेस्ट इन, डू यू हैव अ पोर्टफोलियो? या एब्सोल्युटली. तो जो आप ये प्रोक्योरमेंट का काम कर रहे थे, डू यू थिंक कि अगर आपने वहाँ पे इतना अच्छा मेहनत किया एंड यू गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ, द वे यू एनालाइज कंपनीज एंड ऑल दैट, उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस ने आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में हेल्प किया? बिल्कुल. समझ आती है आपको कि बिजनेस कौन कैसे कंडक्ट कर रहा है. जिस सीमेंट कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ ना, सीमेंट कंपनी का मैं शेयर होल्डर भी रहा हूँ, और सीमेंट कंपनी के जो नीचे का मैनेजमेंट था, या जो जोनल मैनेजमेंट था, वो थोड़ा ठीक नहीं था. बट व्हेन द मैटर वेंट टू HO, हेड ऑफिस में जब मैटर गया, इट वाज एब्सोल्युटली रिजॉल्व्ड विद इन नो टाइम. एक नॉर्मल इन्वेस्टर को कैसे पता लगेगा कि जिस कंपनी वो पैसा लगा रहा है, वो रियल टाइम पे जब बिजनेस करती है इस तरह से, तो वो सही डील करती भी है या नहीं करती, या लॉन्ग टर्म उसका विजन है भी या नहीं? आई एम स्पीकिंग ओनली फ्रॉम दिस कॉन्टेक्स्ट, नॉट ए जनरल आंसर. एब्सोल्युटली. सो बेसिकली क्या होता है, हमारा बिजनेस कौन मैनेज करता है? ग्रास रूट पे जो लोग मैनेज करते हैं, जो फ्रंट फेस है कंपनी का, वही मैनेज करता है. उन्हीं के कमिटमेंट्स, उन्हीं के मिस कमिटमेंट्स होता है. अगर अपन देखें, किसी वेंडर ने अगर आपको कोई बात बोली है, उसका मैनेजमेंट तो नहीं बोल रहा है, लेकिन जो उसका एम्प्लॉय है वही तो आपको बोल रहा है, हु इज द फेस ऑफ द कंपनी फॉर यू. बट ही माइट हैव सम अदर इंटेंशंस आल्सो. लेकिन जो मैनेजमेंट का अगर रिड्रेसल बहुत फास्ट है ना उस प्रॉब्लम के लिए, तो आई थिंक मैनेजमेंट इज एथिकल इन दैट केस. आई वुड प्रेज दैट कंपनी बिकॉज इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम टॉप, इट इज बीइंग डन बाय ए लोअर लेवल स्टाफ. तो उसके लिए मैनेजमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते. मेरा खाली कहने का मतलब है कि अगर आपका रिड्रेसल फास्ट है कंपनी का, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग फास्ट है कंपनी की, तो कंपनी इज गुड. इवन दो के रूट लेवल पे कुछ गैप्स हैं, वो गैप्स होते हैं. एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग केयर के यू आर रिस्पॉन्डिंग बैक टू द कंसर्न. ठीक है, गेट द आइडिया. तो आप एक ठीक ठाक स्पेस में आ रहे थे, और आप बता रहे थे कि फैमिली बैकग्राउंड जो है बिजनेस में, तो आप शुरू से ही बिजनेस में क्यों नहीं गए? बिजनेस में जाने का थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लिया, हैड अ गुड पैकेज विद ट्राइडेंट, डिसेंट इनफ पैकेज टू स्टार्ट विद दैट टाइम. तो ट्रेडिंग के स्पेस में कब आए और क्यों आए?
So trading happened in 2007. You said 17 was a serious time. No, 2007. I'm talking about how investment happened. So 2007 में क्या हुआ था कि मार्केट में बूम चल रही थी बहुत जबरदस्त. की एज क्या थी तुम? I was 24 that time. अच्छा, तो what were you doing there in life? So I started my career in 2007. अच्छा, जॉब भी तभी शुरू किया था? मई में हमने शुरू किया. मई के अंदर 2007 में जॉब शुरू किया एंड 2007 से फिर सैलरी मिलनी शुरू हो गई. तो आई हैड फंड्स इन माय अकाउंट. तो आई स्टार्टेड पुटिंग द अमाउंट इन म्यूचुअल फंड्स इमीडिएटली. अच्छा, म्यूचुअल फंड्स में शुरू कर दिया. नो नॉनसेंस थिंग. अपना जो पैसा आता है म्यूचुअल फंड में डालो और अपना आगे चलते रहो. ठीक है, हमने वो काम किया. 2008 की शुरुआत में जो मंदी आई उसमें सारे पैसे आधे हो गए. तो मार्केट से मन उठ गया बिल्कुल. उसके बाद हमने पैसे सारे निकाल लिए मार्केट से कि भैया म्यूचुअल फंड सारे रिडीम करो, सारे पैसे निकालो. हम तो इसको कहीं एफडी करा के रखेंगे तो कोई टेंशन नहीं होगा. शुरुआती बिहेवियर शुरुआती ऐसे ही होता है. 2009 में आप 1920 में भी आते और कोविड के बाद एक बार से मार्केट गिर जाती. हाँ, तो आपने और फिर वही ये सेम लाइन ही बोलते आप. एब्सोल्युटली. तो ऐसे होता है. उतनी समझ नहीं थी ना, उतना विजडम नहीं था. ठीक है, उतना विजडम नहीं था कि उतने लोगों को सुना नहीं था उस समय. एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन वाज वेरी, सुनाने वाले थे भी कम, बहुत कम थे. एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं थी उस समय. एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो अभी है, यू टाइप एनी डैम टॉपिक ऑन यूट्यूब और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यू विल गेट हेल लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. और देयर आर few other things as well, but अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है. तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट है अपने इस टाइम के अंदर. उस समय नहीं थी. फेयर. एक्चुअल में जो मार्केट की जर्नी स्टार्ट हुई वो 2009 में स्टार्ट हुई जब किसी ने डीमैट अकाउंट खुलवा दिया. अच्छा, तो डीमैट किसी ने, फिर हमने 8 साल पंटरबाजी करी. अच्छा, इतना कैपिटल लगाया. किसी ने बोला ये ले लो तो ये ले लिया, किसी ने बोला ये बेच दो तो बेच दिया. एंड जितने पैसे थे वो पैसे बढ़ नहीं रहे थे बिल्कुल भी. कभी किसी में बढ़ते तो किसी में घट जाते. ज्यादा घटते कम बढ़ते, वो वाली कहानी हो गई थी. जब घटते तो निकाल लेते, जब बढ़ते तो रहते. जब घटते तो मन खराब होता. फिर लगता है कि मार्केट बिल्कुल बेकार है. जब आता तो हम किंग है मार्केट के. ऐसी फीलिंग आती थी. बट देन ग्रेजुअली इन 2017 आई बिकेम लिटिल सीरियस एंड देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट. माय ब्रदर एक्चुअली जॉइंड मी इन द बिजनेस. माय यंगर ब्रदर, मेरा फर्स्ट कजन है, ही जॉइंड मी इन द बिजनेस. ही इज अ सीए. सो ही डिड हिज सीए in 2016. उसने complete कर लिया CA अपना and is serving with me as in the business. So he used to have a good knowledge of share market and he never took share market as a fluke. He was pretty serious about the market. He talked sense and whatever he talked that was done from a CA angle. Balance sheet पढ़ाई लिखाई वाला एंगल. बैलेंस शीट पढ़ के और करके बातों नहीं बातें नहीं. एक्चुअल में जो फैक्चुअल बात थी वो करता था वो. तो उसने मुझे थोड़ा इंस्पायर करना शुरू किया. ही टोल्ड मी भैया अपन करते हैं, ये करते हैं भैया, अपन इसको तरीके से करेंगे. 17 में क्या थोड़ी सी तेजी भी आई मार्केट के अंदर. कुछ पैसा हमने कमाया भी तो थोड़ा इंटरेस्ट और बन गया. फिर कुछ किताबें हमने मंगाई, किताबें पढ़ना शुरू करा. लेकिन फिर 18 में फिर थोड़ी सी मंदी आई तो फिर किताबों से मन उठ गया. पहले छोड़ो यार क्या किताबें. 2007-8 वाला एपिसोड फिर से याद आ गया थोड़ा बहुत, क्योंकि 18 में फिर से 18-19 में फिर से दिक्कत आनी शुरू हो गई. स्मॉल मिड कैप में फिर से दिक्कत आनी शुरू हो गई. तो किताबें वापस चली गई अपनी जगह पे. जब शुरू किया था, जब कजन ने बोला, कितना पैसा से शुरू किया था? सो इट वाज लाइक 15 लाख. वाओ, ओके. आई हैड गुड सेविंग्स दैट टाइम. और उसमें डिप्लॉय करने के लिए मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट रखा था कि इतना डिप्लॉय करके देखते हैं क्या होता है. तो कभी उसके देखते हैं क्या होता है. 15 लाख से देखते हैं, कभी लाख 2 लाख बढ़ जाते हैं, कभी 2 लाख 3 लाख घुस जाते हैं नीचे. तो इट्स लाइक स्टॉक्स में बात कर रहा हूँ. फिर मैंने 2018-19 ऑनवर्ड मैंने ऑप्शंस पढ़ने शुरू किए. लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग वहीं पे आज होंगे जहाँ पे आप 17 में थे. एब्सोल्युटली. और कोई 1 लाख लगा के बैठा होगा तो कोई 50 लगा. आपका डिप्लॉयड 15 लाख, मतलब आपने 15 लाख के स्टॉक्स बाय करी, पोजीशन ले ली थी. पोजीशन ले ली, हाँ. विद एन आइडिया के कितने समय तक पोजीशन ली है? शॉर्ट टर्म पोजीशंस थी. शॉर्ट टर्म का मतलब 2 महीने 3 महीने फॉर स्विंग ट्रेड. वेरी शॉर्ट टर्म. हाँ, मतलब 3 महीने 4 महीने साल भर भी. तो वो भी कुछ कैसे निकलेंगे? एंड यू बिकम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. अगर आप स्टक हो गए तो यू बिकम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. चढ़ गया तो हम किंग निकाल लेंगे, और नहीं गया तो हम निकालेंगे नहीं वापस, हम बेचेंगे नहीं इसको. और स्टॉक्स किस बेस पे पिक किया था उस टाइम पे? I used to follow few different strategies. Actually क्या है, what I understood from market, कि market में ना हर strategy काम करती है, but you have to be very consistent with that, and you should know in and out about that particular strategy कि ये strategy करती क्या है. Okay. तो वो basically क्या था कि मैं 3-4 strategy 5 strategy से दिमाग लगाता था. कभी ये कर लेते हैं, कभी ये कर लेते हैं, कभी ये कर लेते हैं, कभी ये कर लेते हैं. I was a novice that time. किताबें पढ़ी थी तो जो किताबों ने पढ़ाया हमने किया वो काम. Gradually दिमाग में आना शुरू हुआ कि यार ये सारी स्ट्रैटेजीज को छोड़ के अपन एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे. क्यों आया दिमाग में? बिकॉज किसी में नुकसान हो रहा है, किसी में प्रॉफिट हो रहा है, तो वो नुकसान, जब नुकसान हुआ तो हमने वो स्ट्रैटेजी छोड़ दी. लेकिन जब इसमें प्रॉफिट हो रहा था, इसमें जब नुकसान हुआ तो हमने फिर किसी और स्ट्रैटेजी पकड़ लिया, जबकि इसमें नुकसान हुआ तो इसमें प्रॉफिट हो रहा था. सो इट वाज हैपनिंग कि कभी किसी में नुकसान, कभी किसी में प्रॉफिट, और
मन सेटिस्फाइड नहीं रहता था वही स्ट्रेटजी कभी किसी स्टॉक पे चल रही थी और किसी के लिए नहीं चल रही थी. एंड इट वाज टू मच ऑफ नॉइज इन द मार्केट. बहुत ज्यादा नॉइज हो गया था मार्केट के अंदर. नॉइस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? सोशल मीडिया उतना था नहीं था. तो सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ. नॉइज इन द सेंस अपने आप में नॉइज होता है कि आप जब कोई एनालाइज करते हो स्टॉक, तो क्या ये स्ट्रेटेजी लगाऊं, क्या ये लगाऊं, क्या ये लगाऊं, क्या ये लगाऊं, क्या ये लगाऊं. उसमें ये दिमाग नहीं आया कि भैया ये एक पर्टिकुलर स्टॉक ही नहीं है ट्रेड करने के लिए. देयर आर 2000 मोर स्टॉक्स टू ट्रेड. ये chaos रोज मार्केट खोल के देखते थे इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है. इट यूज्ड टू हैपन लाइक वंस इन लाइक 2-3 डेज. बस once in 2-3 days. हाँ, शाम को कभी बैठ के देख लिया. आई वाज नॉट, मतलब कोई मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता था उस समय. कोई नहीं ठीक है, देखो कोई भी. हाँ, कुछ भी सही गलत नहीं है. नोबडी इज जजिंग एनीवन हियर. एब्सोल्युटली. 2-3 दिन बाद देखा स्टॉक ऊपर नीचे हो गया है, तो कोई भी जो बाइंग या सेलिंग होती थी, एंट्री एक्सिट, उसका इम्पल्सिव होते थे कि अब ये नहीं हो रहा तो अब ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं. इम्पल्सिव होता था. इम्पल्सिव होता था. ओके. सो एट दैट पॉइंट इन टाइम 15 लाख कैपिटल, स्टॉक्स इन एंड आउट एंड इम्पल्सिव बिहेवियर था. एंड उसके बेस पे जब लॉस बुक हो जाता था तो लगता था कि स्ट्रेटजी नहीं चली. हाँ, स्ट्रेटजी नहीं चली. बट शायद स्ट्रेटजी चल रही थी, बट टाइम दे रहा था और शायद रिस्क रिवॉर्ड उतना समझ नहीं थी या साइकोलॉजी उतनी स्ट्रांग नहीं थी. बिल्कुल, साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं थी. स्किल सेट था बट साइकोलॉजी वाज नॉट देयर. और साथ में बिजनेस भी चल रहा था ना. बिजनेस तो चल ही रहा था. तो कैसे मैनेज कर रहे थे, क्योंकि यही वो टाइम था जहाँ पे आप डिसाइड कर रहे थे कि मैं इधर आऊंगा भी या बस छोड़ो यार बिजनेस बढ़िया है. नहीं, बिजनेस मेरा शुरू से अच्छा था. आई हैड डन गुड इन बिजनेस. आई मीन फोकस ऑन बिजनेस इज बढ़िया. सो बेसिकली क्या चीज है, व्हेन यू हैव योर प्लान ए गोइंग वेल, देन ओनली यू शुड थिंक अबाउट प्लान बी. मेरा वही माइंड फ्रेम था कि मेरा प्लान अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है मेरा, लेकिन मेरे को प्लान बी भी सोचना है. आई वाज थिंकिंग अबाउट माय रिटायरमेंट दैट टाइम. वाओ. That time when I was फायर. 32-33, not fire exactly. अब फायर तो अब कॉन्सेप्ट बना है. कहीं ना कहीं दिमाग में था, by 45 I should retire. कब तक मैं कुआं खोद के रोज पानी निकालूंगा? कब तक? बिजनेस में क्या होता है, रोज कुआं खोदो, रोज पानी निकालो. कभी इस कस्टमर से, कभी उस कस्टमर से, कभी इस कस्टमर से, कभी उस कस्टमर से. क्या यही लाइफ का एंड है क्या? तो वो दिमाग में चलती थी बात. दिमाग की बात को ना जस्टिफाई करने के लिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा. When you don't foresee की प्लान है कितने दिन करूंगा मैं. बिकॉज प्लान ए में क्या होता है, आपको पैसे तो आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हो आप, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हो, बट कब तक करोगे? आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम व्हेन यू पास योर 35, 30s, व्हेन यू आर इनटू लेट 30s, अर्ली 40s, you realize that everything is draining out now. The kind of body you had 10 years back is not there anymore. So when it was there, you were doing it, but now you need some kind of subtle ways to do business. पर यार ट्रेडिंग में भी तो उतना ही, जैसे हम कह रहे थे कि जैसे यू आर टेलिंग मी कि बिजनेस में रोज का बैठना है, सुबह और शाम का, रोज का डे इन डे आउट. ट्रेडिंग में भी तो वही है. ऐसा नहीं है, डे ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है. ओके. मैंने तो रिक्वेस्ट किया था कि आप ट्रेडिंग डे पे आप करिए. हम करते नहीं लाइक. हाँ, मतलब करिए, सो दैट आई डोंट हैव एनी इशू. मेरा लैपटॉप वहीं रहेगा 5 घंटे के लिए एंड ट्रेड विल गो ऑन. सिस्टमैटिक ट्रेडिंग है. So systematic trading है. So basically I know what I'll lose, I know what I'll earn. Today or tomorrow, whatever the case is. I mean, not in 2018. Yeah, today I know because it is a gradual process. मतलब मेरे हिसाब से ना, money making should be a boring process. It should not be an exciting process. अगर आप excitement दिखाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा, जितना पैसा है, सब ले जाएगा मार्केट आपसे. थोड़ा और एक्सप्लेन करो इसको. ये I like this topic. पर मैं I have a perspective on this and I agree with you on this. बट मैं आपका perspective सुनना चाहता हूँ. Basically क्या है कि पैसा कमाना is just a byproduct of whatever you're doing. एक्साइटमेंट में क्या करता है आदमी इन मार्केट, यू नो, बिगनर्स लक हैपन हमेशा होता है, हर किसी के साथ होता है बिगनर्स लक. 10 में से 9 के पास होता है कि जब आप मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो ना, यू मेक गुड मनी इनिशियली. आपको लगता है महीना से 1 महीना लगता है कि ये तो मार्केट तो मैंने बिल्कुल काबू कर लिया है एंड आई एम मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ मार्केट. आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है मार्केट से. यू टेंड टू सर्च आउट वेज वेर इन यू आर एबल टू डबल द मनी इन नेक्स्ट 1 year. दिमाग वहां लगाना शुरू कर देते हो, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है. ओके. हम लोग क्या करते हैं, वी आर फ्रॉम मंकी जनरेशन एक्चुअली. मंकी जनरेशन. या अच्छा. सो हमारा ना माइंड, हम वैसे सेम ही एज के हैं. हाँ, मंकी जनरेशन इन सेंस लाइक द होल ह्यूमैनिटी हैव कम फ्रॉम मंकीज. अच्छा. हमारे, हाँ, इवोल्यूशन इज फ्रॉम मंकीज. द ह्यूमंस आर फ्रॉम मंकीज. सो हमारे दिमाग ना स्टेबल नहीं रहते. जिनका स्टेबल रहता है वो बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं. यू विल फाइंड कि जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनका दिमाग बहुत स्टेबल रहता है. दे हैव एक्चुअली अचीव दैट थ्रू व्हाटएवर टेक्निक दे हैव. अदरवाइज मोस्ट ऑफ अस आर मंकी फ्रॉम मंकी जनरेशन, वेयरइन अगर हमें इस कमरे में बंद करके छोड़ देंगे, कोई शीशा नहीं है, कुछ नहीं है, फोन भी हमारे पास नहीं है, कोई गैजेट हमारे पास नहीं है, वी कैन नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन 1 day ओवर हियर. हमें चाहिए कुछ ना कुछ एक्साइटिंग चाहिए. मनी मार्केट्स में लोग पैसा इसीलिए कम कमाते हैं या कमा नहीं पाते हैं, मेजोरिटी लूज कर देते हैं बिकॉज वो एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि मैं पैसा डबल कर दूंगा. इन माई केस या इन द थ्योरी विच आई फॉलो, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है. मार्केट विल बी हियर फॉर नेक्स्ट 100 years. इट वॉज देयर फॉर लास्ट 100 years इन US. इट विल स्टिल बी देयर फॉर नेक्स्ट 100 years. क्या हम रुकेंगे मार्केट में?
मेरा कहना है कि योर रिटर्न एपेटाइट फ्रॉम द मार्केट, वॉट एवर रिटर्न यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट डिसाइड्स योर टेन्योर इन द मार्केट। इसको हिंदी में भी बताओ, ये लास्ट लाइन। अगर आप सोच के आए हो कि आप मार्केट से 5% 7% महीना कमाओगे, 15% वाले भी बैठे हैं। मैं तो 5-7% बोलता हूँ, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अगर रूल ऑफ 72 लगाते हैं तो आपने पैसा डबल कर लिया हाँ। एक साल में। वो सारा पैसा दे के जाते हैं मार्केट को। लेकिन कोई बंदा अगर आया है, बोला मेरे को 1.5-2% रिटर्न बनाना है और सुकून से बनाना है और अगले 50 साल से बनाना है, ही इज एक्चुअली द विनर। उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है। उसने बोला कि मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, मेरी ये सेट फॉर्मेट है, मेरे को 2% मिलेंगे, मैं बंद करके खुश हूँ। पर सर बहुत सारे ये लोग कहेंगे कि ना ये यू आर टॉकिंग फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड पॉइंट ऑफ व्यू, कि जिसके पास पैसा पड़ा है वो ये बात बोल सकता है 2%। मेरे पास है ही 15,000 रुपये, 20,000 रुपये। आंसर पता है इसका भी सबको, लेकिन उनको नहीं पता जिनका कैपिटल इतना है और उनका सोच, उनका क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मेरे पास है ही 15-20,000 रुपये तो मैं तो डबल ही चाहूँगा ना। मैं 2% का 400 रुपये का क्या करूँ? उनको ना मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कैपिटल लेके कहीं और लगा दीजिए। प्लीज डोंट कम इन द मार्केट। मार्केट डजंट रिस्पेक्ट पीपल लाइक दैट। मार्केट डजंट रिस्पेक्ट दैट एटीट्यूड। एक्चुअली वो एटीट्यूड ही गलत है। बैंक्स आपको 6% एफडी पे ब्याज देती है। हाँ। अगर पैसे डबल हो रहे होते, स्कीमें होती लोगों के पास में, तो बैंक्स वुड हैव बीन द वेल्दीएस्ट पीपल अराउंड, Okay. wealthiest of all companies around. तो we'll have to understand this process कि it has been there for last 100 years, ऐसे ही चलता रहा है। लोग आएंगे और लोग जाएंगे, साफ होके जाएंगे। People who come with excitement, they have beginner's luck in place। पहले पैसे कमाएंगे, फिर पैसे खोएंगे, फिर उधार लेंगे किसी से, उधार लेके फिर पैसे खोएंगे और फिर उसको रिग्रेट करेंगे, और फिर मार्केट को गाली देंगे। फिर मार्केट को गलत बोलेंगे। तो जो बिजनेस लक का कॉन्सेप्ट है ना, ऐसा नहीं है, मतलब मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं है कि हर किसी को शुरू में पैसा मिलता है। उनको लगता है कि उनको मिलता है। अगर वो 4-5 ट्रेड मारेंगे ना और उनको 100-500 रुपये भी मिल गया, उनके लिए वही है कि यहाँ पे बनता है, उनको वैल्यूएशन मिल गया और उनको ये लगता है कि अब मार्केट से पैसा बनेगा, मेरा भी बन गया। अब बना वो शायद 5 ट्रेड में से 1 ट्रेड में है तुक्के से, या सच में कुछ समझते हैं। उनको लगता है आई हैव गॉट अ नेक ऑफ इट नाउ, कि भाई मेरे को पता लग गया कि ट्रिक क्या है इसके अंदर, बस अब 0 एक्स्ट्रा लगाने हैं। हाँ। उसी की बेस पे 0 एक्स्ट्रा आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ये कंसर्न आ जाता है। खैर कोई बात नहीं, जिसके पास कैपिटल छोटा है ऑब्वियसली मार्केट उसके लिए बनी भी नहीं है रियलिस्टिकली। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आंसर तो यही है, 1.5 मैक्सिमम 3%, मैक्सिमम 3%। बहुत अनरियलिस्टिक है वो भी। साल का 36% क्यूमुलेटिव करेंगे तो 50-55% हो गया, बहुत मोर लेस। एनीवे, सो शुरू में यू वर इनटू इक्विटी एंड स्टॉक सिलेक्शन, देन आपने कहा कि आप 18-19 में यू स्टार्टेड लुकिंग एट ऑप्शंस। या क्या ऑप्शंस में क्या देखना शुरू किया, क्यों देखना शुरू किया? options was again it's a gradual process. It's actually graduation from equity to options. क्योंकि जब आप इक्विटी करते हो तो ऑप्शंस भी उसी के होते हैं। ऑप्शंस आपको और सस्ते में मिल जाता है। ओके। आपको लगता है कुछ आपको चाल समझ में आ गई है कोई पर्टिकुलर स्टॉक की, जो F&O सेगमेंट का स्टॉक है, तो आप उसमें ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन दैट। आप थोड़ा लेवरेज लेना शुरू कर देते हो। तब थोड़ा मिलता भी था शायद। हाँ, 5 गुना मिलता। हाँ मिलता था, बट देन मैंने कोई गुना होना नहीं लिया। वॉट एवर द लेवरेज वॉज गिवन 1-to-1 वही लेते थे लेवरेज हम। अच्छा। हमने कोई एक्स्ट्रा लेवरेज कभी नहीं लिया, मतलब कभी सोचा भी नहीं कि एक्स्ट्रा लेवरेज लेके काम करेंगे इसके अंदर। ओके। एंड देन 20 हैपेंड, कोविड हैपेंड। द कैपिटल एक्चुअली जो 15 लाख की कैपिटल थी, मैंने कुछ शेयर्स तो जल्दी बेच दिए थे, बट कुछ मेरे पास रुके रह गए, तो द कैपिटल केम डाउन। 2 महीना फैक्ट्री बिल्कुल बंद थी, कोई काम नहीं था फैक्ट्री के अंदर। मैंने सारी किताबें वापस, आपकी फैक्ट्री किस चीज की थी? यूपीवीसी विंडोज और एल्यूमिनियम विंडोज हम बनाते थे, तो वो फैक्ट्री बंद थी। पूरा जो ट्रेडिंग बिजनेस था, टाइल्स का, सिरेमिक का, वो सब बंद हो गया, क्योंकि कुछ चल ही नहीं रहा 2 महीने के लिए, सब कुछ बंद हो गया। एंड वी वर लॉक्ड इनसाइड आवर होम। यस। तो मैंने सारी किताबें वापस निकाली अपनी बुक शेल्फ में से, जो मंगवाई थी 2 साल पहले पढ़ने के लिए। ओके। तो भैया इनको पढ़ते हैं वापस से, अब काम क्या है? तो इधर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इधर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। But then again it was, I think that actually changed my life. Those 2 months have actually changed my life. Whatever I am today, if I'm sitting with you today and talking some sense about the market, वो खाली और खाली उसी वजह से है। क्यों? ऐसा क्या कर रहे थे, क्या सीख रहे थे? 2 महीने में जो चीजें करी, इतना अच्छा कंटेंट अवेलेबल था यूट्यूब के ऊपर। बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल था, एंड पीपल वर एक्चुअली, यू नो, इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट गुड यूट्यूबर्स, बहुत जेन्युइन कंटेंट उन्होंने बनाया। और एंड इफ यू आर देयर टू लर्न, मतलब गंगा तो बह ही रही है, आपको कितनी प्यास लगी है, कितना पानी आप पी सकते हो, वो वाली बात है। ज्ञान की गंगा तो बह ही रही थी। तो मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया मार्केट को लेके। आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मेरे को 15 लाख से ट्रेडिंग नहीं करनी है, मेरे को इसको स्केल करना है। ओके। आई वांट टू डू इन 8 फिगर्स। मेरे को और सीरियस होना है इसके ऊपर। एंड आई समहाउ फील, मेरे को अपने भाई की बात याद आई, जो मेरा
यंगर कजन है उसके Cousin, ही टोल्ड मी इन 2017 कि भैया दिस विल बिकम अ सस्टेनेबल बिजनेस फॉर अस। हम लोग जो और कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बट ये भी एक अच्छा बिजनेस बनेगा हमारे लिए। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, इसको तो फिर आगे बढ़ाना चाहिए, इसको स्केल अप करना चाहिए। वॉट एवर स्ट्रेटेजीज आई हैड इन माई माइंड, फिर उसको मैंने स्केल अप करना शुरू किया और कैपिटल इन्फ्यूज करना शुरू किया। तो कोई बात बताओ विकास, अभी तक पैसा बनाया नहीं था वाकई से? हाँ, नहीं ना 15 लाख का कैपिटल इनिशियली डिप्लॉय किया हुआ था। जो कि बाय एनी स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा है। C4 रुकी, जिसने मार्केट से पैसा नहीं कमाया उसके लिए कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब जब यू नॉट प्रूवन योरसेल्फ इन द मार्केट कि मैं एक मनी मेकिंग पर्सन हूँ, आप उसके बेस पे कैपिटल कैसे डिप्लॉय कर सकते हो और बड़ा? मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैंने आपको बात बताई, जो कैपिटल इन्फ्यूज करी है हमने, वो इन्फ्यूज उस समय नहीं हुई, कैपिटल इन्फ्यूज हुई अक्टूबर नवंबर तक जाके। बट मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया मार्केट में। मतलब आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक अ बिग बिजनेस फॉर दिस, कि एक बड़ा बिजनेस बन सकता है ये चीज भी। आई कैन मेक गुड अर्निंग आउट ऑफ द मार्केट अगर इसमें बिजनेस को रन करते हैं अपन, हाँ तो अपन एक सबसे पहले MVP करते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जो कि अपने आप में वर्किंग मॉडल है, और उसके बेस पे मेरा बिजनेस मॉडल रन हो सकता है। मेरे बिजनेस मॉडल में 5 चीजें हैं और ये 5 चीजें आपस में इस तरह से जुड़ी हुई हैं, और यहाँ से पैसा आएगा और यहाँ से कॉस्ट आएगा और इवेंचुअली यहाँ पे मेरा पैट आएगा। बिल्कुल। ट्रेडिंग में भी तो सेम है। मेरा भी क्वेश्चन वही है कि यू नॉट बीइंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मैं इन ईयर 2020 मार्च ऑनवर्ड्स हमने चीजें देखनी शुरू करी। अप्रैल और मई में मैंने कुछ पैसा डिप्लॉय किया, छोटा पैसा डिप्लॉय किया है। उसमें फिर मोमेंटम देखना शुरू किया, जो स्टॉक्स अपने बॉटम कर रहे थे, बन रहे थे, पैटर्न्स बनने शुरू हुए, हमने वहां पैसा डालना शुरू किया। ये आप स्टॉक्स में लगा रहे थे, ऑप्शंस में लगा रहे थे? इक्विटी की बात कर रहा हूँ अभी इक्विटी में? अभी इक्विटी की बात कर रहा हूँ। वो स्टॉक का टाइम, वो ऑप्शंस का टाइम नहीं था, क्योंकि द विक्स वाज अबव 30। तो विक्स जब 30 से ऊपर है तो फिर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है ऑप्शन से रहेगा। सो ऑल्दो दोज हु वर प्रोफेशनल्स इन ऑप्शंस, उन्होंने बहुत पैसा कमाया उस समय। दोनों साइड बहुत पैसा कमाया, नीचे की तरफ भी कमाया, ऊपर की तरफ भी कमाया। बट हम लोग उतने प्रोफेशन नहीं थे। तो मैंने कहा भैया, मेरा सिंपल प्रिंसिपल है, किसी बंदे को यूट्यूब पे कहते हुए सुन लिया कि 25 से ऊपर विक्स पे काम नहीं करना, तो नहीं करना काम। तो हमने ऑप्शंस को कर दिया बंद, इक्विटी पे फोकस किया। उसके बाद धीरे धीरे ना, जब जून के अंदर फैक्ट्री खुली तो मैं और भाई साथ बैठना शुरू किया। उससे पहले हम अलग अलग घर में थे, अच्छा, फोन पे ही बात होती थी, घर से निकल ही नहीं पा रहे। जब दोनों ने साथ बैठना शुरू किया, देन फिर जोड़ी साथ में बनी। सो हम लोगों ने कुछ स्टॉक डिस्कस करना शुरू किया। वेदांता 60 रुपए चल रहा था, टाटा मोटर्स DVR 35-40 रुपए चल रहा था। हमने कुछ स्टॉक पिक करने शुरू किया, उसमें स्टॉक्स में मोमेंटम आना शुरू हुआ। आई स्टार्टेड फॉलोइंग फ्यू यूट्यूबर्स जो अच्छे थे। आई वुड नॉट लाइक टू नेम देम, बट देन वेरी जेन्युइन कंटेंट। अच्छे भी ले सकते हो नाम ऐसा? सो मिस्टर विवेक बजाज, अच्छा, जेन्युइन पर्सन। आई थिंक जो उन्होंने एजुकेशन के लिए किया है, स्टॉक मार्केट एजुकेशन के लिए, इट इज लाइक ह्यूज। मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बहुत वीडियोस, बहुत पॉडकास्ट उसमें बनाने शुरू किए। उनकी एक फेस टू फेस करके चेन आती है, एक पॉडकास्ट चेन है पूरी एक, मैंने वो देखनी शुरू करी। लोग अपना एक्सपीरियंस बताना शुरू किया, लोगों ने रियल टाइम एक्सपीरियंस बताते थे लोग, जैसे आज हम कर रहे हैं वैसे वो कर रहे थे वहाँ पे। तो अगेन यू गेट टू फील कि यार ये कुछ तो अलग है। जब कॉन्फिडेंस आना शुरू किया, जब आपको पता लगा कि यार कुछ कुछ पैरामीटर्स आप फॉलो करना शुरू किया, सिंगल 2 या 3 स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है बस, दैट्स इट। 2 या 3 वैलिडेशन चाहिए मुझे। अगर मेरे वैलिडेशन है तो आई विल टेक। उससे पहले ना मेरी पोजीशन साइजिंग बहुत खराब हुआ करती थी। ओके। उसके बाद मैंने पोजीशन साइजिंग पे वर्क करना शुरू किया। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, वो अपन बात करेंगे पोजीशन साइजिंग के ऊपर भी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कितनी पोजीशन से काम करना चाहते हो। फिर एक समझ में आई बात, एक पर्सपेक्टिव समझ में आया कि यू शुड नॉट डिप्लॉय मोर देन 10% ऑफ कैपिटल इन वन स्टॉक। करेक्ट। Because anything can happen to any stock, but you should be risked only to 10%. तो वो सब चीजें समझ में आने शुरू हुई, दिमाग आना शुरू हुआ कि हाँ भाई हमें करना कैसे है काम। Then gradually फिर लगा कि यार थोड़ा सा और इन्फ्यूज करते हैं कैपिटल, and that's how it happened. And in the meantime जब हम साथ बैठना शुरू कर दिए, फिर हमने ऑप्शंस भी डिस्कस करने शुरू किए आपस में, कि फिर हमने निफ्टी ऑप्शंस करना शुरू किए। कुछ इंडेक्स ऑप्शंस हमने निफ्टी ऑप्शंस में कितने पैसे शुरू किया? अप्रोक्सीमेटली उस समय क्या करते थे, कुछ पैसा हमने प्लेज कर दिया, कुछ स्टॉक्स प्लेज करके वहीं से मार्जिन उठाया। उससे फिर मैंने निफ्टी एक्सपायरीज ट्रेड करना शुरू कर दी। बैंक निफ्टी कभी नहीं करता था, खाली निफ्टी एक्सपायरीज करता था। तो उससे कुछ फिर ना एक चीजें दिमाग में आनी शुरू हुई कि हमें करना कैसे का। फिर क्या होता है, ऑप्शंस को ना मैं लास्ट 6 साल से देख रहा हूँ, और 6 साल से मैं वीकली ऑप्शन एक्सपायरी भी देख रहा हूँ। तो ऑप्शन की बात समझ में आना शुरू हो जाती है, आपको ऑप्शन का बिहेवियर समझ में आना शुरू हो जाता है। क्या समझ में आया उस टाइम पे? क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या प्रीमियम होना चाहिए निफ्टी का। ओके, कैसे ये मैथ कैसे करते हैं? सो अगेन इट्स अ प्रिंसिपल, स्कोल्स कैलकुलेटर आता है, वेयरइन यू पुट इन द विक्स, यू पुट इन द स्ट्राइक प्राइस, और उसका कॉल एंड पुट का प्राइस कितना आएगा, उनके आईवीज वगैरह कैलकुलेट कर कितना प्राइस आएगा। तो आई यूज्ड टू फॉलो दैट पर्टिकुलर कैलकुलेटर। उसके बाद ना यू गेट अ नेक ऑफ इट कि क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जब निफ्टी की ऑप्शन एक्सपायरी है, वीकली ऑप्शन एक्सपायरी है, उससे एक दिन पहले
मतलब जैसे ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है तो मैं मंडे की बात करता हूँ, उस समय थर्सडे को होती थी तो मैं वेडनेसडे की बात करता हूँ। तो वेडनेसडे को शाम को करीब करीब 3:15 के आसपास निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं 120 रुपए के आसपास। एट द मनी स्ट्रेडल की बात कर रहा हूँ। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन 60-60 रुपए के ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन देखो 2-3 हफ्ते बाद वही ऑप्शंस वही वेडनेसडे को वो 180 रुपए के ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट में कुछ ना कुछ न्यूज बेस्ड काम होने वाला है नेक्स्ट डे। सो व्हाट एट द मनी स्ट्रेटजी जो होती है निफ्टी की, वो ये डिसाइड करती है कि कितनी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर। You are looking at same strike price in a gap of 2 to 3 weeks. No, I see it every single week. Every single week. But when I see variance in the price, then कुछ ना कुछ दिमाग में उठता है बात कि यार ये वेरिएंस क्यों है मार्केट के अंदर, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको कैसे यूज कर सकता हूँ मैं। तो इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से यूज किया। क्या होता है, पता किसी को कुछ नहीं है। Correct. मार्केट में अगर किसी को पता होता कि अगले दिन क्या होने वाला है, he would have been the billionaire next day. मार्केट में जो पोटेंशियल है वो ऐसा पोटेंशियल है, लेकिन हमें पता कुछ नहीं है। लेकिन हमने क्या चेक किया, खाली निफ्टी के प्रीमियम चेक किए एट द मनी स्ट्रेटल के। Okay. सो एट द मनी स्ट्रेटल के प्रीमियम मैंने चेक किए, अगर वो प्रीमियम 150 से ज्यादा हो गए तो फिर मैंने एक स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करना शुरू करा विच इज कॉल्ड कैलेंडर स्प्रेड हो गया एक तरीके से। तो उसमें क्या होता है कि हमने निफ्टी की एट द मनी जो हमारा कल ऑप्शन जो एक्सपायर होने वाला है वो हमने बेच दिया एंड हमने नेक्स्ट वीक का ऑप्शन खरीद लिया। सेम जैसे मैंने 25,500 का ऑप्शन मैंने बेचा कॉल एंड पुट जो कल एक्सपायर होने वाला है, और 25,500 का ही मैंने उसके अगले हफ्ते का जो एक्सपायर होने वाला उसको मैंने खरीद लिया। उसको फिर मैं मैच करता था एक्स्ट्रा हेजेस लेके उसके अराउंड ऊपर नीचे स्ट्राइक प्राइस पे एक्स्ट्रा हेज बाय करता था करंट वीक की एक्सपायरी के अंदर। अच्छा, करंट वीक एक्सपायरी, ताकि क्या होता है कोई और वाइल्ड मूवमेंट आएगी तब भी मैं सेफ रहूंगा, और कोई वाइल्ड मूवमेंट नहीं आई तो आई एंड अप मेकिंग 2% टुमारो ऑफ माय कैपिटल। Straddle triangle type कुछ. सो स्ट्रैडल हो गया, स्ट्राइंगल नहीं है, स्ट्रैडल ही है एक तरीके से। लेकिन जो स्ट्रैडल है उसके साथ में मैंने एक्स्ट्रा हेजेस बाय किए जस्ट टू कीप की कोई अगर वाइल्ड मूवमेंट आ गई हमारे पास तो वाइल्ड मूवमेंट में हम बचे जाएंगे। ये सब कुछ कुछ टूल्स आते हैं जहाँ तक मेरे को पता है, वो टूल्स में से स्ट्रेटजी लग सकती है। यू पुट द प्राइस एंड दे गिव यू अ चार्ट। Now actually it has progressed really well because now we have Sensible as a particular company who's actually tied up with Zerodha. I know. टाई अप करके उसके बाद में they actually give you इट्स अ गुड कंपनी। so actually they give you a real time picture कि आपको कैसे इसका कैसे ग्राफ दिखाई देगा, कल को मार्केट में कुछ मूवमेंट आया तो कैसे ग्राफ दिखाई देगा। एंड दे एक्चुअली शोज यू कि जैसे आज आपने 3:15 बजे स्ट्रेटेजी ली है, कल सुबह 9:30 बजे कितना प्रॉफिट आपके अकाउंट में हो सकता है अगर मार्केट यहीं रह गया तो, या मार्केट ने अगर 50 पॉइंट का मूव दिया तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, या मार्केट ने 200 पॉइंट का मूव दिया कितने पैसे जाएंगे आपके। देखिए प्रेडिक्टिव एनालिसिस ऐसा नहीं है कि ऐसा हो जाएगा। सो अगेन इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। होता क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अपने को हर ट्रेड में अपने को पैसा नहीं मिल सकता। we'll have to give money to the market, but when we give less, when we earn more. Yes. So that's what the philosophy is. हाँ, फिर वो जो 15% महीना वाला है वो लॉजिक खत्म हो जाता है उससे। वो लॉजिक बिल्कुल खत्म है, वो मेरे लिए डे वन से खत्म था। कभी तो आया होगा शुरू में, कभी तो आया। कुछ तो इन्फ्लुएंसर ऐसे भी होंगे जिन्होंने वो प्यास जगा दी होगी। नहीं असिम जी, क्या होता है शुरू में बात समझ में आ गई थी। मतलब मैं पढ़ता बहुत कुछ हूँ, मतलब बहुत काफी पढ़ने का काफी शौक है, तो मैंने 1-2 बार ना वॉरेन बफे को सुन लिया। नहीं बट ठीक है, आप उनको मुझे गलतियां तो- बताओ, शुरू की गलतियां क्या की हैं आप लोगों की बातों में आके। नहीं गलतियां लोगों की बातों में नहीं है, बट कुछ मूवमेंट्स मार्केट के ऐसे हैं जिन्होंने मुझे नुकसान भी दिया। वो तो यार दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल। सो इट्स नॉट। आपने दिमाग खराब करके नुकसान किया उसकी बात पूछ रहा हूँ मैं। नहीं मैंने ऑप्शन शुरू से ही वो सॉर्टेड के इतना ही आना है। सो बेसिकली ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग का एक दिमाग में कॉन्ड्रम था कि भैया क्या करूं मैं, ऑप्शन बाइंग करूं या ऑप्शन सेलिंग करूं। हाँ, इससे डिफरेंस। हाँ, सो उस समय ये समझ में आ गया कि ऑप्शन बाइंग खाली इन्फॉर्म्ड क्राउड कर सकता है, कैसे समझ में आया? क्योंकि ऑप्शन बायर जो है वो टाइम के खिलाफ खेलता है और वो एक्यूरेसी के साथ खेलता है। करके देखा तो पता लगा या बस थ्योरेटिकली पता लगा? 1-2 बार किया होगा और हाथ जोड़ लिए। अच्छा, समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा उसमें एक बार प्रॉफिट हुआ क्या, हमने देखा वही जानना चाह रहा हूँ मैं, क्या तो हुआ? मार्केट ट्रेंड में गया तो मैंने ऑप्शन बाई करके छोड़ दिए। जब लेकिन ट्रेंड से वापस उल्टा आया तो मार्केट ट्रेंड में उल्टा भी नहीं आया, मार्केट वहां स्थिर हो गया, स्थिर होते मेरे ऑप्शन सारे गिर गए। ये टाइम वैल्यू पूरा, उसके अंदर टाइम वैल्यू भी है। उसके बाद में क्या होता है उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ऑप्शन बायर्स के। इंटरेस्ट वैल्यू तो है ही। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उसके अंदर कि वो इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू दोनों होती है, लेकिन टाइम वैल्यू आपके बिल्कुल अगेंस्ट होती है उसके अंदर, वो आपके साथ नहीं होती। ऑप्शन सेलर के केस में क्या होता है, किसी बंदे ने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, इट इज अ पब्लिश रिसर्च वर्ल्ड ओवर, कि ऑलमोस्ट 80% ऑप्शन सेलर्स विल विन, 20% ऑप्शन बायर्स विल विन। बट हु आर दोज ऑप्शन बायर्स? They are not regular people like us. They are big institutions. Actually manage the market. वो informed लोग होते हैं जो मैनेज करते हैं मार्केट को। हम informed लोग नहीं है, हमारे पास एक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है बट बहुत लिमिटेड है। लेकिन जो ऑप्शन बायर्स हैं जो पैसा कमाते हैं एक्चुअल में, जैसे जेन स्ट्रीट का आपने स्टोरी सुनी होगी। जेन स्ट्रीट ने किया ना ये मैनिपुलेशन। ये सारा मैनिपुलेशन लास्ट 2 साल से चल रहा है मार्केट के अंदर। ये सारा तो सेबी ने देखो, ऑप्शन बाइंग में जेन स्ट्रीट ने तो पैसा कमाया था।
इसमें खाली इंस्टीट्यूशन ही पैसा कमाता है, वर्ल्ड FT को मैनिपुलेट किया उन्होंने ऑनलाइन। वर्ल्ड ओवर वही पैसा कमाता है। हम पैसा वाई टू रीइन्वेंट द व्हील, जब हमें पता है कि हमें 80% साइड में रहना है, तो 100 में से 80% हमें पैसा कमाना चाहिए और हमारी स्किल सेट के हिसाब से कमाना चाहिए। वी कैन नॉट बिकम जेन स्टेट इन आवर लाइफ टाइम, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास उतना एक्सेस नहीं है रिसोर्सेज का। तो हमें तो इसलिए इसमें जाना पड़ेगा कि भैया ऑब्वियस चॉइस वाज कि कैपिटल ज्यादा लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करेंगे ऑप्शन सेलिंग, और अपनी एपेटाइट बहुत कम है, अपनी रिटर्न एपेटाइट इज वेरी लेस, 1.5% 2% मंथली, बट करना अगले 50 साल के लिए। दैट वाज द थॉट प्रोसेस। एक और जो बात थी, जो जहां मेरा झगड़ा था आपस में ऑप्शन बाइंग सेलिंग का, ऑप्शन बाइंग कैन नेवर बी ए स्केलेबल मॉडल। Okay. I suppose. Option selling can be a scalable model. I can do option selling with 50 crores capital, but I cannot do option buying with 50 crore capital. So there are strategies wherein you can deploy money. 50 crore की आप strategy deploy कर सकते हो option selling में, everything hedged. Wherein you know कि आपको नुकसान लगेगा ना, तो नुकसान आपको लगेगा 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 50 करोड़ में से खाली 2% का नुकसान लगेगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग के अंदर अगर मैं 50 करोड़ रुपए लगा दिए, and tomorrow if anything happens, those 50 crores can turn down to 20 crores rupees. 30 crores can be wiped out immediately. देखो 50 करोड़ का प्रीमियम बाय करके कोई वैसे ही बैठेगा जिसके पास 500 Absolutely. करोड़ That's what I'm saying. करोड़ का नेटवर्थ है। That's what I'm saying कि वो scalable model नहीं है मेरे लिए। नहीं ठीक है, आई एग्री टू दैट। एक बड़ा स्पाइक गलत वाला आया, वो क्या कहते हैं, ब्लैक स्वान, ऐसा कोई इवेंट आया, तो आपका पूरा कैपिटल ही डिप्लॉयड कैपिटल रिस्क पे है। ऐसा नहीं है, ओके, ऐसा नहीं है। It is never like that. बताओ ना कैसे So again, there are few strategies in place wherein you can always keep your positions hedged. हैज, वो तो ठीक है। अगर देखिए, आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ इंश्योरेंस। देखो स्टॉप लॉस जंप हो जाते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, आई एम अ फर्म डोंट केयर अबाउट योर स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉस में लगाता ही नहीं हूँ सर, मुझे स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरा लैपटॉप वहाँ रहेगा ट्रेडिंग डे के अंदर, एंड मैं ट्रेडिंग चलती रहेगी, मैं शाम को आपको दिखाऊंगा क्या हुआ। आपने एक्स्ट्रा पोजीशंस ले रखी हैं अक्रॉस। वॉट एवर द केसेस, आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ इंश्योरेंस। हाँ वही हेज कर रखा है आप। मैंने इंश्योरेंस में पे करता हूँ मार्केट को, एंड आई डोंट हैव एनी शेम इन सेइंग दिस कि आई पे गुड अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस टू द मार्केट। फॉर व्हाट? जस्ट टू कीप माई सेल्फ सेफ एंड माई साइकोलॉजी सेफ, बिकॉज मेरे को मार्केट में लंबा चलना है, मेरे को मार्केट में ओवरनाइट स्टे करके नहीं निकलना है बाहर। मार्केट तो चलता रहेगा, हम कहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, हम अपने साथ। अच्छा, अभी ऑप्शन सेलिंग करते हो? हाँ करते। हाउ इज इट डिफरेंट? जब भी कैपिटल 10-15 लाख था और अब है? नहीं, ऐसा नहीं है, उसी को मल्टीप्लाई किया हुआ बस। नहीं, मेंटली उस कैपिटल को मैनेज करना, हाँ, नॉट डिफिकल्ट। हाउ डिफरेंट? सो डिफिकल्ट इजी इज डिफरेंट। आई एम सेइंग कि 15 लाख के कैपिटल को मैनेज करके पोजीशन चलाना, हाँ, और 8 फिगर नंबर को चलाना। सो इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली। डिफरेंट नहीं है इसलिए क्योंकि जो मॉडल मैंने बनाया हुआ है, इट कैन बी स्केल्ड अप टू 50 करोड़। 15 लाख से शुरू करके मैं 50 करोड़ तक का, 100 करोड़ तक का सेम मॉडल चला सकता हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन वही है, 1.5-2%। मैं चाह रहा था कि ये जो सेटअप है कहाँ तक चेक किया हुआ है कि इतने तक ये रिस्क फ्री, मतलब इसका रिस्क टाइट है। एक्चुअली क्या, मैंने कंसिस्टेंटली 8 फिगर्स में कैपिटल ट्रेड किया हुआ है, करीब 4 साल से कर रहा हूँ, ओके, एंड आई मेड मनी इन ऑल द इयर्स एंड ऑलमोस्ट एवरी मंथ आल्सो। अभी मैंने कुछ सेटअप चेंज किया, करेंगे अपन अभी। एब्सोल्युटली। अभी मैंने कुछ सेटअप चेंज किया लास्ट 4-5 महीने से। आई एम नाउ डन, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या चेंज किया है, सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे चेंज किया, क्या इसका मतलब है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो आई हैव फ्यू। लास्ट बड़ा लॉस कब हुआ था? लास्ट बड़ा लॉस कब हुआ था? लास्ट बड़ा लॉस हुआ था एक दिन मार्केट में, HDFC की न्यूज आई थी, HDFC एंड HDFC बैंक मर्ज कर रही है आपस में। It's been couple of years I think. या हाँ, दैट वाज द डे। क्यों, उससे आपकी पोजीशन में क्या फर्क पड़ा? मैंने उस समय कुछ ऑप्शन सेलिंग कर रखी थी और मेरी बाइंग पोजीशन बहुत ऊपर थी, मैंने हेज जो पोजीशन थी मेरी ऊपर थी। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि ऑप्शन सेलर के पास ऑप्शन बाइंग भी होती है साथ में, जस्ट टू कवर अप योर पोजीशन। हाँ, बट मेरा प्रिंसिपल ये थॉट प्रोसेस है कि मार्केट कैन गो डाउन टू एनी लेवल। कल अमेरिका में भूकंप आया, पूरा अमेरिका खत्म हो गया, तो मार्केट हैज टू गो बिलो द फ्लोर। बट ऐसा कुछ नहीं होगा कि मार्केट कल 1000 पॉइंट ऊपर चले जाएगा। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई ऐसा न्यूज नहीं आने वाले कि मार्केट 1000 पॉइंट कल ऊपर निकल जाएगा। या तो मैंने जो पोजीशन अपनी कर रखी थी, तो उस पोजीशन के कारण मेरे को उस समय नुकसान हुआ। द नुकसान वाज अप्रोक्सीमेटली इट वाज इन 6 फिगर्स, बट अर्ली 6 फिगर्स, मतलब 2-4-5 लाख, राइट, उससे भी कम। तो वैसा कोई नुकसान नहीं है कि भाई मैं बहुत बड़ा नुकसान करके बैठा हूँ या बहुत बड़ा मैंने कर दिया। तो बट उससे एक लर्निंग मिल गई कि अपने को अब थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा पे कर देंगे। बट लेकिन एक और समझ में आती है कि मतलब ऐसे कितने इवेंट्स होंगे, ऐसे कितने इवेंट्स होंगे, बिकॉज इफ यू आर अर्निंग इन लाइक मोर देन 95% ऑफ द केसेस एंड स्ट्रेटजी इज वर्किंग। थोड़ा सा और मैंने अपना उसमें स्ट्रेटजी चेंज किया, फिर मैंने क्लोजर आ गया इन टर्म्स ऑफ हेज बाइंग में, और क्लोजर आ गया।
रिटर्न थोड़ा और कम हुआ बट सर्टन हो गया रिटर्न। तो अगली बार जब ट्रेड एंटर करने के लिए यू वेंट ऑन, इस बार कोई पिछली बार का प्रेशर था? जैसे कई बार होता है ना कि 2-3 डक मारे होते हैं, अच्छे स्कोर नहीं किए होते क्रिकेटर ने, तो अगली बार में चौका तो मार लूं, छक्का तो मार लूं। नहीं किया, मतलब किया लेकिन थोड़े से और सावधानी से किया, थोड़े से और मैंने चीजें ऐसी बनाई कि मेरे को नुकसान और कम होएगा अगर होएगा ऐसा इंसिडेंट। तो दैट लॉस वाज अ गुड थिंग टू हैपन इन हाइंडसाइट? एब्सोल्युटली, एवरीथिंग, मतलब कुछ ना कुछ सिखाता है आपको, कुछ ना कुछ आपको चीज देके जाएगा। हर चीज एक लर्निंग है, प्रॉफिट भी लर्निंग है और लॉस भी लर्निंग है, एंड लॉस से लर्निंग ज्यादा होती है। तभी हमने एक एपिसोड सीरीज शुरू किया हुआ है, लॉसेस एंड लेसन्स। बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग इन द इनिशियली मैंने आपको बोला ना कि you are the only channel who's actually working on people who have not earned money, who have lost their money, who have lost their household money. तो I love that. वो ज्यादा रिलेटेबल भी है बिकॉज जनरली उसके बारे में बात नहीं करते। 100 में से 90 केस तो वही है। हाँ, बट फेलियर्स के बारे में बात करना बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं। आई मीन यू वोंट बिलीव दैट हाउ हमारा ना बहुत डिफिकल्ट क्राइटेरिया है। लाइक यू हैव गॉन थ्रू दिस योरसेल्फ। आपसे काफी फॉर्म भी भरवाए होंगे हमने, हाँ, साइन भी करवाए हैं, बिल्कुल। और उससे पहले हमने वेरिफिकेशन किया है बहुत, टेक्निकल वेरिफिकेशन। हाँ, लॉसेस वाले का भी मोर और लेस वैसा ही है। बिल्कुल है। उसका भी यही होता है कि वी हैव टू मेक श्योर। प्लस लॉसेस वाले के केस में तो लोग चेहरा दिखाना चाहते ही नहीं है। आप जो अभी कैपिटल यूज करते हो, जो डिप्लॉयड होता है, वो प्लस्ड होता है, मेजरली प्लेज होता है। सो नाउ आई यूज हाइब्रिड मॉडल। अभी हाइब्रिड मॉडल चल रहा है कि वेयर आई एम इन्वेस्टेड इन इक्विटी, देयर आर सम लिक्विड फंड्स व्हिच आर देयर इन द मार्केट, व्हिच आर देयर, या लिक्विड फंड है या कैश इक्विवेलेंट फंड जो होते हैं, उस क्योंकि आजकल रिक्वायरमेंट है एक्सचेंज की, तो वो मैंने रख लिए। और फिर मेरा कुछ कैश पड़ा हुआ है कुछ बाइंग करने के लिए, और बाकी मेरा पैसा सारा स्टॉक्स में है। वो स्टॉक्स के पैसे मैंने प्लेज कर दिए, प्लेज करके मैंने मार्जिन दिया, और मार्जिन से मैंने ऑप्शंस ट्रेड किए। ओके, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स आल्सो नाउ। अच्छा, एवरी फ्यूचर्स नाउ। या ओके, तो अभी व्हेन यू आर यूजिंग प्लेज्ड कैपिटल के बेस पे मार्जिन उठा रहे हो, तो कभी कभी ये मार्जिन कॉल की वजह से या कुछ ऐसा प्रेशर की वजह से यू हैव टू मैनेज योर पोजीशन से एग्जिट करना पड़ता है, या ऐसा कुछ सिचुएशन आई नहीं। मतलब उतने भारी भरकम या उतने हाई वोलेटिलिटी वाले पोजीशंस नहीं उठा? ना नहीं उठाता, मैं कुछ नहीं उठाता। तो मेरा जो लॉसेस भी है वो बहुत सीमित लॉसेस होते हैं, एंड मेरा कैपिटल भी काफी स्टॉक्स में डिवाइडेड है। सब स्टॉक्स, अब मैंने लास्ट आई वाज प्रीटी बुलिश ऑन पीएसयू बैंक्स। अच्छा, इन लास्ट 7-8 फंड्स मैंने चार्ट साइज सही टाइम पे आइडेंटिफाई कर लिए थे, तो मैंने बहुत अच्छा पैसा बनाया पीएसयू बैंक्स में। तो उसमें कोई नुकसान है ही नहीं, किसी को भी नुकसान नहीं। जिसने लास्ट 1 साल में पीएसयू बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है, किसी को भी नुकसान नहीं है। बट यू हैव टू टाइम द मार्केट। दैट्स नॉट अ रिकमेंडेशन अगेन, इट्स जस्ट ऑन और इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन एनी। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपके कितने पोजीशंस रनिंग होते हैं? इन टर्म्स ऑफ लाइक इफ यू ऑप्शंस या फ्यूचर्स, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स आप चल रहे हैं। सो मेरा बेसिकली क्या है, व्हाट आई पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहे। हाँ नहीं, ठीक है। सो अभी जो डेरिवेटिव मार्केट की बात कर रहा हूँ, डेरिवेटिव के अंदर मेरी कुछ पोजीशंस फ्यूचर्स की है और कुछ ऑप्शंस की पोजीशन है, उसी को सेफगार्ड करने के लिए। सो एज मैंने एक बात आपको बात कही कि आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट माय ट्रेड्स इवन द लैपटॉप इज क्लोज्ड, एंड आई डू नॉट सी दोस ट्रेड्स एवरी सिंगल डे आल्सो। मैं तो खरीद करके छोड़ देता हूँ, फिर मार्केट अपने आप ही गिव द ट्रीटमेंट व्हाटएवर द मार्केट हैज टू गिव द ट्रीटमेंट। हाउ इट हैपेंस, मैंने एक फ्यूचर प्लस किया निफ्टी का, इंडेक्स फ्यूचर प्लस कर दिया मैंने। जो प्लेज कैपिटल थी उससे मार्जिन मिला, मैंने इंडेक्स फ्यूचर प्लस किया। उसी के साथ में इंडेक्स फ्यूचर प्लस तो होता है करंट मंथ की एक्सपायरी का फ्यूचर प्लस होगा, करंट हो गया या मार्च महीना हो गया या अप्रैल महीना हो गया, 3 महीने का आप कर सकते हो प्लस, राइट। लेकिन आप ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म ऑप्शंस बाई कर सकते हो। सो मैंने क्या किया, उसी को काउंटर करने के लिए मैंने एक एट द मनी लॉन्ग टर्म ऑप्शन बाई कर लिया। सो दैट इज काइंड ऑफ एन इंश्योरेंस कॉस्ट व्हिच आई एम पेइंग फॉर माय फ्री माइंड। I somehow feel my indicators somehow give me an indication that this year market will do really well, and if it doesn't do well, I should not lose more than 2%. आपका ऑप्शंस का पोजीशन साइज होता है, हाँ, वो किस बेस पे डिसाइड होता है? सो नाउ अभी मैंने कुछ लेवरेजिंग ज्यादा करी है अपने पूरे सिस्टम के अंदर। सो उस लेवरेजिंग का कारण है कि वॉट एवर द मार्केट हैज टू गिव, वॉट एवर द गवर्नमेंट हैज टू गिव टू द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, इट इज गिविंग एवरी डैम थिंग। मार्केट इज नॉट गोइंग अप, पर मुझे ऐसा लगता है, इंट्रिंसिकली लगता है मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, तो मैं काफी अच्छा लेवरेज हूँ अभी इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर एंड इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस एज वेल। तो मैंने काफी फ्यूचर्स के लॉट प्लस किए हुए हैं। उसको बचाने के लिए मैंने काफी पुट्स खरीदी हुई है। उसको बचाने के लिए, उसके साथ में उसका ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने हर हफ्ते में सेंसेक्स में और निफ्टी में एक्सपायरी में ट्रेड करता हूँ, एंड आई मेक मनी। वाओ, ओके। सो बेसिकली 3 लेवल का है ये ट्रेड। सो 3 लेवल का ट्रेड है। ऑप्शंस में इट्स अ जीरो सम गेम। हाँ, इफ यू मेक अ प्लेन वनीला ट्रेड, दे विल नॉट लेट यू ऑन। नेकेड वे तो कुछ भी नहीं होने वाला। आपको पैसा नहीं मिलेगा उसमें, वो कमाने नहीं देगा। यू हैव टू क्रिएट योर एज एंड सी व्हाट इज एट स्टेक। अगर मेरी कैपिटल खाली स्टेक पे 5% है या 2% है या 5% मेरी कैपिटल स्टेक पे है, 100 में से 95 से कम नहीं हो सकती मेरी कैपिटल। 100 की 120 तो हो सकती है, बट शायद 95 से कम नहीं होगी मेरी कैपिटल।
If that is the confidence we have and we start our trade, then it is something which is scalable. That's what I'm doing. आज जो चर्चा चल रही है मार्केट के अंदर कि ट्रम्प ने वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, इफ इट हैपेंस आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन. Okay. If Monday market reaches 26,300, ऊपर जाए. goes to all time high, I'll be the happiest person because मैंने प्रिपरेशन करी है उसके लिए. उस केस में क्या होता है, डर लगता है आपको, because when you see कई बार एंटोम नेगेटिव जाता है 6 फिगर्स तक, खाली एंटोम जाते हैं, हाँ. वो रहते हैं नेगेटिव. अभी भी आप देखोगे मेरा एंटोम 6 फिगर्स नेगेटिव है, लेकिन मुझे डर नहीं है रुपए का भी, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्ट्रेटजी क्या है. जब तो मैंने डे वन मैंने अपने दिमाग में सेट किया कि मेरा नुकसान कितना होगा, इतना नुकसान होगा, बस दैट्स इट. दैट इज द साइकोलॉजी आई एम टॉकिंग अबाउट. क्या रिस्क रिवॉर्ड लेके चलते हो? 1:10. एक तरफ आपकी पोजीशन बड़ी हेज्ड है 3 लेवल पे, ऊपर से आप 1:10 इस हमली टाइट पोजीशन में 1:10 कैसे रिस्क रिवॉर्ड? इट्स प्योर मैथमेटिक्स, पूरा गणित है ये. आई एम गुड इन मैथ्स. बताओ. सो वेरी सिंपल थिंग्स. मुझे फायदा कब होगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा. मुझे नुकसान कब होगा? जब मार्केट नीचे जाएगा. लेकिन मार्केट वहीं रह गया, तभी मुझे फायदा होना चाहिए. देयर वीकली ऑप्शन कम्स इनटू द सीन. उस समय वीकली ऑप्शन सीन में आते हैं. मेरी बहुत वनीला स्ट्रेटजी है लॉन्ग टर्म के लिए. मैंने फ्यूचर प्लस कर दिया. समझो आज 25,500 चल रहा है मार्केट, मैंने फ्यूचर प्लस कर दिया फरवरी का. 25,570 के आसपास चल रहा है मेरे ख्याल से, और 25,000 की पुट चल रही है दिसंबर एंड की, करीब 500 रुपए के आसपास. वो मैंने बाई कर ली. मैक्सिमम आई कैन लूज इज 1,000 रुपीज, विच इज वॉट ऑफ 25,000, 4%. 4% मैं लूज कर सकता हूँ, उसके ऊपर मुझे लॉस दे नहीं सकता. तो मैंने इंश्योरेंस कॉस्ट बाई कर ली 4% के साथ में. लेकिन अगर मार्केट कल को ऊपर जाता है तो मेरे को वहां से पैसे निकालने हैं. मेरे पैसे अगर मार्केट कल को 26,500 चला गया तो आई एंड अप मेकिंग 10% रिटर्न ऑन माई इन्वेस्टमेंट. बेसिकली बात करते हैं, सिंपल स्ट्रेटेजी की बात करते हैं. हमने एक लॉट प्लस कर लिया फ्यूचर के अंदर, निफ्टी का हमने फ्यूचर प्लस कर लिया. उसका ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो नुकसान होगा. हाँ. नुकसान को बचाना है. नुकसान को बचाने के लिए हमने एक इंश्योरेंस खरीद ली. वो हमने खरीदी, हमने जो भी एट द मनी पुट अवेलेबल है मेरे पास दिसंबर महीने की, वो मैंने पुट खरीद ली. दिसंबर महीने में 25,000 की पुट एट द मनी है, या मैंने वो खरीद ली, या 26,000 की पुट मैंने एट द मनी खरीद ली. 26,000 की पुट चल रही है 700 रुपए के आसपास, एंड ये चल रही है 500 रुपए के आसपास. ठीक है. दिसंबर की पुट. मे बी इफ आई डू इट टुडे आई विल बाय 26,000 की एक पुट खरीद लूंगा मैं. ठीक है. व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि आपने 26,000 की दिसंबर एंड की पुट खरीद ली 700 रुपए की, तो मार्केट 25,300 से नीचे जितना भी जाएगा ना, 25,300 से नीचे उतना उस पुट में फायदा होना शुरू हो जाएगा. इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स. करेक्ट. अब मार्केट क्या है, हम साथ में कर क्या रहे हैं, हम ऑप्शन फ्यूचर प्लस कर दिया निफ्टी का. फ्यूचर के अंदर जब मार्केट ऊपर जाएगा तो जो आपकी पुट खरीदी हुई है वो प्रीमियम तोड़ेगी अपने, लेकिन प्रीमियम थोड़े कम टूटेंगे उसके, और फ्यूचर के प्रीमियम ज्यादा टूटेंगे. फ्यूचर ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, तो जो ज्यादा तेजी बढ़ेगा तो वहां पे मेरे को प्रॉफिट सेटअप हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा उसके अंदर. जितना मेरे को नुकसान होगा पुट गिरने में, उससे ज्यादा फायदा मेरे को होगा फ्यूचर बढ़ने. फ्यूचर्स बनने. अगर समझो एक सिचुएशन लेते हैं कि मार्केट हो गया 28,000 दिसंबर एंड तक, और मैंने फ्यूचर अपना मेंटेन रखा, तो मैंने कितने पैसे कमाए मार्केट से? 2,500 रुपए कमाए, 2,500 पॉइंट कमाए मैंने पॉइंट. और नुकसान कितना हुआ मेरा? पुट जो मैंने खरीदी थी उसमें नुकसान कितना हुआ? 700 रुपए. 700. तो एट द एंड ऑफ द डे आई हैव अर्न 1,800 पॉइंट्स. 1,800 पॉइंट मैंने फिर भी कमाए. हाँ. अब 1,800 पॉइंट की अगर आप वैल्यू ले लो 65 से मल्टीप्लाई करके, तो मोटा मोटा वैल्यू बैठती है आपकी 1,00,000 रुपए के आसपास. तो मैंने डिप्लॉयड कैपिटल कितनी थी मेरी? इस पूरे ऑप्शन को लगाने के लिए मेरे को डिप्लॉयड कैपिटल चाहिए 3 लाख रुपए के आसपास. तो मैंने 3 लाख रुपए लगाए, और मेरे पास पोटेंशियल है 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाने का. अब इसको और हाइब्रिड कैसे करना है, क्योंकि मैं खाली एक ये काम तो करूंगा नहीं, मेरे पास हर वीक में एक्सपायरीज है, हर मंथ के अंदर एक्सपायरीज, मेरे को वहां पे भी काम करना है. उस केस में हमने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है साथ में, उसने ज्वाइन कर लिया उस स्ट्रैटेजी को, कि वेरिन मेरे को हर हफ्ते कुछ पैसा कमाना है. एंड निफ्टी एंड सेंसेक्स 2 स्ट्रैटेजीज होती है, 2 एक्सपायरीज होती है हर महीने, हर हफ्ते 2 एक्सपायरीज होती है. एंड निफ्टी एंड सेंसेक्स बिहेव्स इक्वली, मतलब एक साथ बिहेव करती है, क्योंकि निफ्टी सेंसेक्स एक ही तरह का इंडेक्स, एक ही तरह का इंडेक्स है मोर और लेस. पहले बैंक निफ्टी हुआ करता था, बैंक निफ्टी वाज डिफरेंट, दैट वाज मोर वोलेटाइल, बिकॉज़ उसमें कुछ एक बैंकिंग के स्टॉक होते थे. बट निफ्टी के कंपोनेंट्स और सेंसेक्स कंपोनेंट ऑलमोस्ट सेम, सिमिलर है. तो मैं निफ्टी में भी ट्रेड करता हूँ उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से, और मैं सेंसेक्स में भी ट्रेड करता हूँ. मैं मंडे ट्यूसडे निफ्टी में ट्रेड करूंगा, एंड वेडनेसडे थर्सडे सेंसेक्स में ट्रेड करूंगा, एंड आई विल बी हैप्पी विद फ्राइडे में कुछ नहीं करूंगा. फ्राइडे हो सकता है कि मैं अगले हफ्ते निफ्टी की जो एक्सपायरी है उसके अंदर ट्रेड कर लूंगा, उसकी तैयारी कर लूंगा. तो मैं कुछ नहीं कुछ पैसा निकालता रहूंगा. और मैं सब पैसा निकाल क्यों रहा हूँ? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि जो फ्यूचर होता है ना वो हमेशा प्रीमियम पे होता है स्पॉट से. 100-150 रुपये प्रीमियम से होता है स्पॉट से. तो मेरे को 100-150 रुपये कवर अप करने हैं हर महीने. ओके. जब पोजीशन अपनी रोल ओवर करूंगा मैं, तो मेरे को 100 रुपये निकालने होता है. अच्छा, उसमें से
100 रुपए निकालने, 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं हर हफ्ते, हर महीने जब मैं फ्यूचर, कॉस्ट है ये, हाँ मेरी कॉस्ट है ये फ्यूचर को एक्वायर करने की, बिकॉज फ्यूचर रोल ओवर करूंगा दिसंबर तक में, किराया है किराया एक तरीके से, महीने का। तो ये एक तरीके से प्रीमियम चार्ज करता है फ्यूचर मेरे से। तो मेरे को 100 रुपए निकाल रहे हैं मार्केट से और मेरी पोजीशन इंटैक्ट रहेगी। अगर मार्केट कल को 20,000 पे आया दिसंबर एंड पे, तो मेरा नुकसान कितना होगा? मेरा नुकसान खाली और खाली जो 26,000 की मैंने पुट ले रखी है वो मेरे को बचा के रखेगी। 26,000 की पुट की वैल्यू थी 700 रुपए जब मैंने खरीदी थी, उन दोनों का गैप ही होगा बेसिक। हाँ गैप हो गया। सो 26,000 जो गैप, जो मैं फ्यूचर में कितना लूज करूंगा, फ्यूचर में मैं 5,500 पॉइंट लूज कर दूंगा, क्योंकि मैं 25,500 फ्यूचर प्लस किया था, अब 20,000 आ गया मार्केट। लेकिन उसके अंदर कितना था? 700 रुपए था, अब वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी? उसकी वैल्यू जाएगी 6,000 की वैल्यू, 4-5 हजार, 6,000 की वैल्यू जाएगी, क्योंकि 26,000 का मैंने खरीदा हुआ है और अब 20,000 मार्केट आ गया, तो 6,000 की 6,000 की होगी, तो मैंने 500 रुपए पे हुआ, सो मैंने फ्यूचर में कितना लूज किया? 5,500, 5,500। और यहाँ कितना गेन किया? 6,000। नहीं, मैंने यहाँ वैल्यू 6,000 हो जाएगी, लेकिन 700 मैंने पे भी तो किया उसको, तो 5300 वैल्यू हो जाएगी। तो -200 पे हो, तो मैं खाली -200 पे हूँ, चाहे मार्केट 20,000 आए, चाहे मार्केट 15,000 आए, चाहे मार्केट 10,000 आए, चाहे मार्केट 5,000 आए, चाहे मार्केट 0 हो जाए, मेरा नुकसान क्या है? और आपने मंथली रेंटल तो कवर कर ही लिया है, वो मंथली रेंटल में कवर कर ही रहा हूँ, और अगर वो नहीं करोगे तब आपका नुकसान थोड़ा सा रिलेटिवली बहुत ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाए। लेकिन आप समझो फायदा क्या है, मार्केट में अगर आए हैं ना, तो वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, जिंदगी में हम आए हैं तो हैव टू बी optimistic, and we have to faith India story, we have to have faith in India story। so basically क्या है, we have to focus कि इंडिया की ग्रोथ पाथ क्या है, how countries like Japan in 1980s या 1990s में चाइना ग्रो किया और कैसे उनका शेयर मार्केट ग्रो किया, वो पीरियड इंडिया के लिए आने वाला है। Why people are predicting कि डोंट यू थिंक ये सोच के कारण मैं ऑलरेडी एक बायस्ड इन्वेस्टर बन चुका हूँ, कॉग्निटिव बायस हो गया नहीं, कि आई एम लुकिंग फॉर थिंग्स व्हिच आई बिलीव इन। सो आई somehow feel कि आपको इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे फोकस तो करना पड़ेगा और फेथ भी करना पड़ेगा। इफ यू आर इन द मार्केट, नहीं वो ठीक है, इट्स गुड थिंग, बट ऑन अ वेरी रियलिस्टिक, ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल, ऑन डे टू डे लेवल, जब आप पोजीशंस बना रहे हैं और आप इस एक प्रीमाइस के बेस पे अपनी पोजीशंस बना रहे हैं, कि ये तो है ही, आपको समझना पड़ेगा नुकसान क्या है। -200 रुपए, वो ठीक है, मैथ लेवल पे आई अंडरस्टैंड, और काउंट करने को 5,000 रुपए मिल सकता है मेरे को, क्योंकि अगर मार्केट 30,000 चला गया, इफ आई एम राइट, इफ द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आर राइट, गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है मार्केट के लिए, वो अच्छे से मार्केट को, उसने टैक्स छूट दे दी, आप सब सही है, सब सही, उसने जीएसटी छूट दे दी आपको, एफटीए कर लिया यूरोप के साथ में, अमेरिका से बढ़िया बात हो गई, सऊदी से बात अच्छी हो गई, मिडिल ईस्ट से बात चली रही है इनकी। व्हाट नेक्स्ट? अब लास्ट चीज तो वही बची ना, मार्केट उसको फैक्टरिंग कब करेगा? मार्केट फैक्टरिंग करते ही मार्केट कैन गो अप टू 28,000, 29,000, 30,000, बिकॉज क्या होगा, ये सब चीज ऐड किस पे करेगी? सब चीज जीडीपी पे ऐड करेगी, और जीडीपी जब बढ़ेगा, देन मार्केट कैप ऑफ द कंट्री हैज टू ग्रो, नोबडी कैन स्टॉप इट, दैट इज द इशू। कि आई विल नॉट गो इनटू दैट सेंस, क्योंकि जीडीपी, मार्केट कैप फॉर मी आर टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। थोड़ा बहुत इंटरकनेक्शन है, बट ऐसा नहीं कि कोरिलेशन है प्रॉपर लेवल पे। ओके, ये तो हो गया जब मार्केट ने डिसाइड किया कि वो 20,000 पे आ जाएगी। 30,000 पे जब वो आती है तो उसका मैथ भी करके दिखाओ। हमने 25,500 का फ्यूचर प्लस किया, हाँ, हमें कितने पैसे मिलेंगे? 4,500 रुपए मिलेंगे, 4,500 4,500 पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट बनेंगे। और हमारा जो पुट हमने बाई की थी 700 रुपए की, 700 पॉइंट्स की पुट बाई की थी हमने, तो 700 पॉइंट निकल जाएंगे 4,500 में से, हमें 3,800 पॉइंट का फायदा होगा। 3,800 इंटू 65, 65, अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख रुपए के आसपास अमाउंट आएगा। 2.5 लाख। तो मेरा कैपिटल डिप्लॉय भी 2.5 लाख ही था, और 2.5 लाख पे 2.5 लाख मिल गए मेरे को। और ये पोजीशन का लाइक एक्सपायरी क्या है? 1 ईयर। 1 ईयर मतलब फ्यूचर तो हर महीने एक्सपायर होगा, आप उसको रोल ओवर करोगे और वीकली एक्सपायरी बेच के खर्चा निकालोगे। हाँ, बट एक आपने टाइमलाइन फिक्स की होगी ना कि यहाँ तक रखूंगा मैं। नहीं, उसको कंटिन्यू करते रहेंगे ना, करते रहो, करते रहेंगे until आई ऑल्सो फोरसी कि मार्केट में करेक्शंस भी आते हैं। देयर इज अ पैटर्न व्हिच आई फॉलो, जब वो पैटर्न वर्क करना बंद कर देगा तो आई विल एग्जिट। मुझे लगेगा कि मार्केट में ना कुछ गलत हो रहा है चीजें। अभी आप देखोगे, क्योंकि मेरा फ्यूचर पोजीशन तो बहुत टाइम से 2 महीने से मेंटेन कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो बजट के दिन मार्केट नीचे गिरा और फिर उसके बाद ऊपर चढ़ गया मार्केट, तो मैंने पैसे कमाए उसके अंदर। नीचे गिरते हुए मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ, बढ़ते हुए मैंने पैसे कमाए। तो आई विल शो यू मतलब कैसे क्या कैलकुलेट। तो मान लो कि ये डैशबोर्ड स्क्रीन मुझे खाली दिख रही है, हाँ, और आप इसमें अपनी पोजीशंस को सेटअप करने के लिए यू गेटिंग इनटू इट, हाउ आर यू क्रिएटिंग दोस पोजीशंस एंड बेस्ड, और मेरे को ना कैपिटल डिप्लॉयमेंट लेवल से लेके स्ट्राइक प्राइस चॉइस से लेके कॉन्ट्रैक्ट टाइप से लेके एवरीथिंग दैट कम्स टू योर हेड, सब कुछ चाहिए। अब उसके बाद में वी विल गो टू सिंपल, मैं इसी की बात कर रहा था। सिंपल स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं। ऑलरेडी स्ट्रैटेजीज बिल्डअप हो रखी है मेरी, ठीक है, और मैं स्ट्रैटेजीज बिल्ड करता हूँ इसमें कि
मैं बात करता हूँ मार्च की, बात कर लेते हैं अपन, नए से बात करते हैं कि मैं कैसे करता। उसके बाद मैं जाता हूँ मैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइजेस पे, और मैं जाता, फ्यूचर मैंने मार्च का प्लस कर लिया है, आई विल गो टू दिसंबर का एक्सपायरी जो है उसमें मैं एक 26,000 की पुट बाई कर लेता। ओके, दिस इज सिंपल प्लेन वनीला स्ट्रैटेजी। ये पे ऑफ डायग्राम जो है वो ऐसे दिखता है क्योंकि इसमें मार्च एक्सपायरी तक की इंक्लूड कर रखी है इन्होंने। अगर ये दिसंबर एक्सपायरी तक इंक्लूड करते हैं फ्यूचर्स को तो फिर पे थोड़ा अलग दिखाई देगा। हाँ, तो इसमें ये दिखाई दे रहा है कि जब ऊपर जाएगा मार्केट तो पैसे कमाऊंगा, और जब नीचे जाएगा मार्केट तो मैं नुकसान करूंगा, बट नुकसान लिमिट में करूंगा, अनलिमिटेड नुकसान नहीं होगा मेरा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक मैंने इन द मनी पुट बाई कर रखी है। उसका एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने पुट यहाँ पे बाई कर रखी है, 25,500 मार्केट चल रहा है, और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे 24,700 पे आ गया मैं। 24,700 में 800 पॉइंट का गैप है। 800 पॉइंट के गैप में मुझे नुकसान कितना होना चाहिए? 800 इंटू 65, अप्रोक्सीमेटली 55,000 का नुकसान होना चाहिए। लेकिन यहाँ नुकसान खाली मुझे 44,000 का दिखाएगा मैक्सिमम। मुझे करना क्या है? मुझे खाली निफ्टी का जो फ्यूचर का जो ऑप्शन का प्रीमियम है, हर महीने दर महीने मेरे को खाली वो प्रीमियम निकालना है वीकली ऑप्शंस बेच के। दैट्स इट। जो 100-150 पॉइंट, जो 100-150 पॉइंट है मेरे को खाली वो प्रीमियम निकालना है। उसके लिए आप वीकली एक्सपायरीज पे कर, वीकली एक्सपायरीज पे ट्रेड करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? उसके लिए कुछ चीजें हैं जो अपन कर सकते हैं। चार्ट खोलता हूँ मैं। हाँ खोला। जैसे एक पर्टिकुलर मैं टेक्निकल इंडिकेटर फॉलो करता हूँ। सो दिस इज अ सुपर ट्रेंड, मतलब सुपर ट्रेंड सुना है काफी। एवरीबडी नो सुपर ट्रेंड, इट इज अ क्लीशेड प्रिंसिपल, बट मेरा एक तरीका है इसको यूज करने का। सो आई कीप लाइक, मैं सुपर ट्रेंड को यूज करने के लिए मेरे कुछ सेटिंग है, सेटिंग बताना चाहूंगा कुछ, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुपर ट्रेंड, मैंने 3 सुपर ट्रेंड लगा दिए यहाँ पे, 14.3, 14.1 एंड 14.2 की सेटिंग के हिसाब से। और ये तीनों अलग अलग लाइन जो है वो हर एक सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर है। व्हेन ऑल द 3 टर्न्स ग्रीन, आई बिकम बुलिश इन द मार्केट। ओके, ये तीनों ग्रीन कब होती हैं, क्यों होती हैं? तीनों ग्रीन तब होएगी जब मार्केट में मोमेंटम होएगा अपवर्ड्स में। अगर आप देखेंगे, ये हम बात कर रहे हैं 8 अप्रैल 2025 की बात कर रहे हैं, जब एक बॉटम लगा था मार्केट में, उसके बाद में मार्केट ने ये अपवर्ड मूवमेंट दिया था। तो यहाँ तो ये तीनों लाल थी, लेकिन जब ये अपवर्ड मूवमेंट आया तो यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों ग्रीन हो गई। एंड मार्केट ने फिर वहां से पकड़ के मार्केट ने अगले 1-1.5 महीने के अंदर करीब करीब 2,000 पॉइंट की रैली दी है। नीचे था मार्केट 22,320 के आसपास, ऊपर में 25,500 मार्केट गया है। तो मतलब 3,000 पॉइंट की रैली दी है मार्केट ने। सुपर ट्रेंड रेड था और इस हफ्ते ग्रीन आ गया। हाँ, आप ट्रेडिंग डिसीजन कैसे ले रहे हो इस बात से? सो इसमें अपने को देखना पड़ेगा कि जब अब आप देखिए कि जैसे आप, ये सुपर ट्रेंड पूरा ग्रीन चल रहा है, इसके अंदर तो ग्रीन ही चल रहा है। मुझे कहीं सेलिंग, आई एम सेइंग अभी हुआ है ग्रीन, अभी तक रेड था, आज हुआ है ग्रीन, तो मैं उसमें मेरा ट्रेडिंग डिसीजन अभी ले रहा हूँ मैं, अभी मैं वेट कर रहा हूँ। सो मैं वेट कर रहा हूँ जब तक मेरे तीनों सुपर ट्रेंड ग्रीन नहीं होते। ये तीनों सुपर ट्रेंड अलग अलग टाइम पे ग्रीन होते हैं। तीनों हो गए तो आई गो इन द ट्रेड। यू गो इन द ट्रेड, दैट्स अ सिग्नल फॉर यू दैट, या दैट्स अ सिग्नल फॉर मी इन द ट्रेड। उसकी अलग स्ट्रेटजी है। उसमें क्या होता है, व्हेन वी आर ऑन द ग्रीन साइड, इट मींस द मार्केट इज गोइंग अप। देन अगर आपको ग्रीक से कुछ नॉलेज है, अगर ग्रीक्स आप समझते हैं या आपके ऑडियंस ग्रीक समझती है, हाँ ग्रीक कॉल्ड डेल्टा। हम डेल्टा पे प्ले करेंगे। वी विल मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 40-10। वी विल सेल 40 डेल्टा पुट एंड 10 डेल्टा कॉल। तो और सिंप्लीफाई करो इसको। सिंप्लीफाई करें अगर, तो मार्केट के अंदर जैसे अगर अभी मार्केट चल रहा है 25,500 और मुझे मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट लग रहा है जो मैं देख रहा हूँ, तो मैं इस केस में क्या करूंगा, मैं 25,300 की पुट बेच दूंगा। 40 डेल्टा पे मोटा मोटी पुट आएगी और ऊपर 26,100 की कॉल बेच दूँ। आई मेक अ स्ट्रैंगल। इसकी रिस्क काफी लो है एक्चुअली, बिकॉज क्या होता है 3-4 दिन में 5 दिन में मार्केट पे एक्सपायर होना होता है तो आपको प्रीमियम मिल जाता है। उसके बाद एक तरीका ये है कि जब आप, सबसे ज्यादा प्रीमियम जो होता है पूरे ऑप्शंस के अंदर वो होता है स्ट्रैडल के अंदर। ओके, सबसे महंगा होता है वो? सबसे महंगा नहीं, सबसे ज्यादा प्रीमियम उसके अंदर है। बदलने के लिए? हाँ। अच्छा, आई थॉट देने के लिए। नहीं, सो सबसे ज्यादा जो प्रीमियम मिलता है अपने को वो मिलता है इसके अंदर स्ट्रैडल के अंदर, एंड दैट टू एट द मनी स्ट्रैडल में। 25,500 मार्केट चल रही है तो 25,500 का एट द मनी स्ट्रैडल जो रहेगा वो सबसे ज्यादा अच्छा प्रीमियम रहेगा उसके अंदर। और मार्केट अगर वहीं बंद हो गया 25,500 एक्सपायरी के ऊपर, तो आपको करीब 150 पॉइंट 200 पॉइंट खाने को मिल जाएंगे। यू विल एंड अप मेकिंग गुड मनी। तो इस केस में मुझे क्या होता है, जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, मेरा फ्यूचर प्लस है, मेरा पुट प्लस है, वो चल रहा है तो मैं, हाँ वो चल रहा है। तो फ्यूचर में क्या होगा, मुझे फायदा कब होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो फायदा होगा, और नुकसान कब होगा, नीचे जाएगा नुकसान होगा, लेकिन लिमिटेड नुकसान होगा। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं एक स्ट्रैडल बनाऊंगा एट द मनी। ओके, बाई वीकली ऑप्शंस में, इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते के ऑप्शंस में, क्योंकि उसमें प्रीमियम और अच्छा मिलता है। और उसको मैं पुट से हेज कर दूंगा उस महीने की, और कॉल को ओपन छोड़ दूंगा। उसका कारण क्या है, ओके, मैंने पुट से हेज इसलिए किया क्योंकि हमने स्ट्रैडल को, पुट का जो हमारा नुकसान था नीचे जाने का वो बचा लिया, लेकिन ऊपर तो मुझे नुकसान है नहीं, ऊपर तो मुझे फ्यूचर सपोर्ट करेगा। हाँ, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है तो फ्यूचर आप फ्यूचर सपोर्ट करेगा। तो मेरे को जब ऊपर 300 पॉइंट का मैंने स्ट्रैडल राइट किया नेक्स्ट वीक का, 50 पॉइंट का मैंने पुट बाई कर लिया, 250 पॉइंट मेरे पास है मार्केट को ऊपर जाने के, गैप है, उसी पे प्ले कर रहे हो आप? उसी पे प्ले कर रहा हूँ।
और उसका अलग अलग वेरिएशन अप्लाई करने के लिए। फिर मैंने क्या किया, मैंने एट द मनी भी करी, मैंने आउट ऑफ द मनी मैंने स्टाइल राइट करके मैंने फुट लिया, फिर मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूँ उसके अंदर पूरी। इट्स अ प्योर मैथमेटिक्स एंड इट इज अ वेरी इजी मैथमेटिक्स। मतलब इफ यू डू इट, आप कोई एग्जांपल दो। जैसे मार्केट आपको बुलिश लग रहा है, हाँ, ठीक है ना, मार्केट आपको बुलिश लग रहा है, तो एक सिंपल सा करते हैं, एक और वेरिएशन करते हैं इसके अंदर। अगर मार्केट आपको बुलिश लगता है तो हम करेंगे रिवर्स पुट कैलेंडर। बस पुट कैलेंडर हो गया। अगेन ए वेरी एडवांस स्ट्रेटजी। सो पहले एक अपन एक सिंपल ट्रीटमेंट करते हैं, 400 पॉइंट नीचे, या मैं मान के चलो 300 पॉइंट नीचे मैं एक हेज बाय करके छोड़ दूंगा जो इसको बचाएगी। अब आप देखिए, अब मेरा पे ऑफ डायग्राम कैसा बन गया। जो मेरे को नुकसान दिखा रहा था वो मेरा प्रॉफिट में आ गया। अब मैं कितना भी ऊपर मार्केट जाए मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं कुछ पैसे बनाऊंगा मार्केट के अंदर। एंड मेरा एपेटाइट क्या है, 2%, दैट्स इट। फंड कितना नीडेड है इसमें, पूरी स्ट्रेटेजी में 2.64 लाख रुपीस। एंड मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है इसमें, अगर जैसे अपन समझते हैं कि मार्केट कल को तेज खुलता है 500 पॉइंट मंडे को, तो देयर आई विल बी हैविंग M2M ऑफ 7,400 रुपीस, विच इज अप्रॉक्सिमेटली 3% ऑफ माई अमाउंट। आई एम सॉर्टेड। सो फॉर अ लेमैन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंपल स्ट्रेटेजी रखें। नीचे कितना नुकसान होएगा, नीचे मेरे पास 2 हेजेस बाई करी हुई है, एक मैंने करंट वीक की पुट बाई कर ली और एक मेरे पास लॉन्ग टर्म पुट बाई करी हुई है। इसमें हमें रखना क्या है, दिमाग में क्या रखना है, वी हैव टू कीप कि मार्केट हमारा बुलिश है और हमें नीचे की तरफ डर लगना नहीं चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी मेंटेन होनी बहुत जरूरी है। 80% साइकोलॉजी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू कैन नॉट गो रॉन्ग इन दिस माइट शो यू कि आपको नुकसान हो सकता है, बट आपको पता है कि नुकसान लिमिटेड है। व्हाट आई एम टेकिंग इज 1:1 का रिस्क है मेरा। जाएगा तो मेरे 7-8 हज़ार रुपये जाएंगे और मेरे आएंगे तो मेरे 7-8 हज़ार रुपये आएंगे। और मेरी स्ट्रैटेजीज जो मेरी है वो बुलिश साइड बनी हुई है, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट बुलिश जाएगा। ये मैं तब बता रहा हूँ जब मार्केट मुझे लगता है बुलिश जाएगा। सबसे बड़ा प्ले पता क्या है विकास इसमें, जानना कि कब बुलिश कब बेरिश है। हम बियॉन्ड, मैं उस पे नहीं हूँ अभी, हाँ, कि आप 2.5 लाख रुपए के ऊपर 7-8 हज़ार रुपए के प्रॉफिट और लॉस पे ही हो, वर्सेस मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर लॉस मेकिंग ट्रेडर्स, वो 2.5 लाख के पोजीशन पे आई वुड से 40-50 हज़ार मिनिमम एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है। गलत है ना वो। दैट इज द होल प्रीमाइस ऑफ मार्केट। अगर वो मान ले कि वो प्रीमाइस सही भी है, तो वो कितने ट्रेड ले पाएंगे? 5। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर 5 लॉस हो जाता है, आपने अपने आप को इतना रूम दे दिया है कि इवन इफ यू आर मेकिंग लॉसेस, लेट्स होप दैट नेवर हैपेंस, बट इवन इफ यू आर मेकिंग कंसिस्टेंट लॉसेस, 7-7 हज़ार के कितने लॉस कर लेंगे यार 2.5 लाख तक पहुंचने के लिए। दैट इज द होल पॉइंट। आपका फ्यूल पड़ा है ना आपके पास, दैट इज द होल पॉइंट। आपको चलाने के लिए मार्केट में फ्यूल चाहिए। फ्यूल क्या, कैपिटल है। आई हैव अ कैलकुलेटर इन प्लेस, आई विल शो यू अ कैलकुलेटर। ये मैंने कैलकुलेटर बनाया, कल रात को बैठ के बनाया था, ऑल्दो बना तो बहुत टाइम से रखा है, बट रात को बैठ के मैंने ऐसे ही फॉर्मली बनाया। मैंने क्या देखते हैं इसमें, कैपिटल यूज्ड है, चलो इसको कैपिटल को कम करते हैं, लेट्स डू इट लाइक 5 लाख रुपीस। 5 लाख की कैपिटल हम यूज कर रहे हैं, रिटर्न पर मंथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1.5%, दैट्स इट। एंड दिस इज पोस्ट टैक्स। सो बेसिकली आई एम अर्निंग 2%, आई एम पेइंग 30% टैक्सेस, तो पोस्ट टैक्स सारा 1.5% हो गया। I have taken that taxation part also in this. Capital after 10 years would be approximately 6 times of my initial amount. After 15 years, it will be 15 times. After 20 years, it will be 36 times. After 25 years, it would be 87 times. After 30 years, it would be 195 times of my capital. A person who's having 5 lakh capital can earn 10 crores by just being consistent. That's it. That's what I said. कि आपका रिस्क एपेटाइट डिसाइड करेगा या रिटर्न एपेटाइट डिसाइड करेगा कि आप अगर रिटर्न लेने आए हो 10% महीने का, तो आप साल भर में खत्म हो जाओगे मार्केट से। एंड यू व्हाट यू विल एंड अप सेइंग इज मार्केट सट्टा है, इसमें कोई नहीं कमा सकता। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा जो छोड़ देते हैं, मार्केट छोड़ देते हैं, किसी बिजनेस की तरफ आते हैं। आप बिजनेस करते हो, आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। हाँ, व्हाट इज अ रिटर्न एपेटाइट? द सेम 20-25% बैट है हमारा बिजनेस का, वही 25% वही हमारा बैट। हम कैपिटल डबल नहीं कर सकते साल भर में, जब हम वहां नहीं कर सकते। अच्छा उन्हीं लोगों ने नुकसान किया मार्केट में आके। जो बिजनेस में अपना 20% से खुश है, वो मार्केट में 100% चाहिए उनको। दैट इज द होल पॉइंट। वो आपका रिटर्न एपेटाइट डिसाइड करेगा आपका टेन्योर मार्केट के अंदर, कितने दिन आप टिकोगे मार्केट में। मार्केट रहेगा 50 साल, 100 साल, 200 साल रहेगा मार्केट। क्या आप हो मार्केट में ट्रेड करने के लिए? मैं तो हूँ 35 साल के लिए, 30 साल के लिए हूँ। जब मैं 5 लाख को शायद 10 करोड़ रुपये बना दूंगा। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फैंसी फिगर्स, इट इज अ स्मॉल फिगर, 5 लाख विच on calculator. Yeah, of course on calculator, but there are ways to do it. It is all about mindset. आपको mindset लाना पड़ेगा कि मेरे को 1.5% कमाना है, that's it. 2% कमाना है मेरे को, that's it. Mindset से ले आओगे ना, you'll be at peace also. आपको दिमाग में यहाँ चकचक भी नहीं रहेगी. And I would say, if you have this much capital, don't come to market full time. It is just a passive source of income. Full timers के लिए the capital has to be कितना चाहिए? 8 figures का. अगर मेरे को फुल टाइम ट्रेडर बनना है, तो मुझे कितना पैसा मार्केट में चाहिए? It has to be in 8 figures. मतलब 1 करोड़ रुपया मिनिमम, कम से कम 1 करोड़ से मैं फुल टाइम ट्रेडर बन सकता हूँ?
लेकिन 1 करोड़ रुपए आपको खुद बनाने चाहिए पहले। ऐसा हो कि आपने 20 लाख लगाए, 5 साल में आपने 20 लाख को 1 करोड़ रुपए कमा लिया है, ये प्रूवन थे कि आप मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। फिर आप मार्केट से आप पैसे की उम्मीद रखिए कि हम पहले पार्ट टाइम आपने कमाया, पार्ट टाइम आप कमा के देखो ना पहले, एटलीस्ट टेस्ट द वाटर बिफोर गोइंग। ऐसा नहीं कि आप किसी और बिजनेस से अपने इनहेरिटेंस से 1 करोड़ ले आए और कहा कि चलो बन जाता हूँ फुल टाइम। आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीख के आप समुद्र में नहीं कूद सकते, वो स्विमिंग अलग है। तो दीज आर वेरी सिंपल कैलकुलेशन एंड वेरी बेसिक, खाली 1.5% महीना, दैट्स इट। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जो 30 साल के अंदर 5 लाख से 10 करोड़ का थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है ये, बट ऑन अ वेरी रियलिस्टिक लेवल पे पॉसिबल भी लगता है, बट यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट फॉर दैट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस फॉर 30 इयर्स लगातार। और जो लोग 30 इयर्स के बजाय 3 मंथ्स में चाहते हैं, वो प्लीज उस पैसे को आप कहीं और लगा दे, क्योंकि वो 5 लाख ही जाएगा। क्योंकि अगर जाएगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, आप डोंट कम इनटू ऑप्शंस और स्टॉक पिकिंग विद दैट माइंडसेट, सिर्फ 5 लाख पे रुकते नहीं है ना। हाँ मतलब अगेन वही प्रॉब्लम वही है, उसको बेटर भी 5 लाख ही फेंक दो। प्रॉब्लम ये है। So, okay, अपन quickly अब let's move to the P&L part as well. Yeah. Let's have a look at the numbers, क्योंकि that will give the meat to the food. Yeah. So basically, वैसे मैं vegetarian हूँ। कहने को। so let's go to this. So मेरे जो Last couple of years can we see? yeah for sure. So मैं दिखाऊंगा 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक का दिखाता है। It's a equity. So equity में there's a profit of 38.12 lakhs and you will see many, मतलब बहुत कम ट्रेड्स हुई है इसके अंदर। ये swing था ये सारे स्विंग है। और ये stocks हैं obviously. हाँ, Okay. ये इसमें stock selection criteria क्या था इसमें? वो बताऊंगा मैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, अच्छा, मतलब एनीबॉडी कैन डू इट। ये कितने कैपिटल पे प्रॉफिट है ये इतना? सो दिस कैपिटल इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 के ऊपर होगा, अप्रोक्सीमेटली 29 लाख है इस पर। ओके, सो अगर मैं बात और इसमें रोज ही कर रहे हो? हाँ, इसमें तो अगेन रोज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखें ग्रीन डेज काफी हैं। डज इट मैटर? हमें महीने के अंदर 5 ग्रीन है और 25 रेड है के बावजूद अगर अमाउंट आ रहा हो, अमाउंट प्रॉफिट आ रहा हो, तो इट डजंट मैटर, बट आपको उतना प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। नहीं, कई लोग देखो प्रोबेबिलिटी पे भी खेलते हैं। सवा गेम प्रोबेबिलिटी है। डेरिवेटिव मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी पे ही खेलता है। वो तो इट्स अ जीरो सम गेम, आप लूज करोगे तो मैं अर्न करूंगा, मैं लूज करूंगा तो आप। फ्यूचर्स की पोजीशंस देख सकते हैं, फ्यूचर की पोजीशंस आप देख सकते हैं। ये मतलब समझ में शायद नहीं आएगी, बिकॉज ये ट्रेड टू ट्रेड पोजीशंस है। ये कुछ स्टॉक फ्यूचर्स में भी है, कुछ बैंक निफ्टी में भी है। अच्छा, हाँ, अगर आप इसमें आपका डेली लेवल में ज्यादा पोजीशंस है नहीं, क्योंकि पूरे साल का सेंसेक्स भी है। मतलब अगेन इट्स अ बिग लेजर, सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सेंसेक्स भी है, निफ्टी भी आएगा बीच में। ये बेसिकली अल्फाबेटिकल टाइप दिखता है ना। अच्छा, तो निफ्टी एन बीच में आएगा कहीं, ए ऊपर आ गया, एस सबसे लास्ट में आ गया, तो निफ्टी भी आएगा इसमें। सो इट्स लाइक इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। आपको क्या लगता है मार्केट में स्टॉक चलते कैसे हैं? मेरे को कोई आइडिया खाली एस के खरीदने से या मेरे खरीदने से चल जाएगा स्टॉक? व्हेन बाइंग विल हैपन इन चार्ट्स, देन ओनली स्टॉक में मोमेंटम आएगा। बिकॉज हम और आप तो कुछ है ही नहीं ना मार्केट के लिए, वी आर नथिंग, वी आर जीरो फिगर्स। लेकिन ये बात है ये, लेकिन मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है, यू विल हैव टू बी विद द विनर्स। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विनर्स कहाँ पैसा लगा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन कहाँ पैसा लगा रहे हैं, पब्लिक कहाँ पे इंटरेस्टेड है काम करने के लिए, तो वो आपको समझना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट हमें ये नहीं पता होता ना कि उनका पोजीशन साइज क्या है, कब एंट्री है, कब एग्जिट है, सारा इसका स्प्लिट है, सब दिखता है चार्ट में। यू कीप इट वेरी सिंपल, मतलब आई कीप द चार्ट वेरी सिंपल। आई जस्ट शो यू। सो दिस इज माय, ये हम निफ्टी की बात कर रहे थे अभी, तो हम इसमें किसी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, मैं कैनरा बैंक की बात करता हूँ। कैनरा बैंक के ये चार्ट पैटर्न है कैनरा बैंक का, और हम लोग बात करेंगे करीब हम बात करेंगे यहाँ की। हम पिछले साल की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर की मई में बात कर रहे हैं। ये डे चार्ट खुला हुआ है कैनरा बैंक का, और हम मई की बात कर रहे हैं। तो मई में हम देखेंगे कैनरा बैंक में क्या हुआ। सो चार्ट पैटर्न्स में ना एक पर्टिकुलर थ्योरी है, डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी, या सो डाउ थ्योरी में क्या होता है कि जब आपका स्टॉक में मोमेंटम तब आता है जब आपके हायर हाई या हायर लो बनता है, और मोमेंटम कब टूटता है? जब आपका लोअर हाई और लोअर लो बनता है। तो मैं डाउ थ्योरी को बिलीव करता हूँ, आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ डाउ थ्योरी, कि लोग इंटरेस्टेड वहां होते हैं जहां पे उनको वैल्यू दिखती है, और जब मासेस खरीदते हैं तो फिर एक स्टॉक को पर्टिकुलर लेवल पे जाके उसके नीचे जाने नहीं देते वो लोग, उसके बाद उसको वापस ऊपर लेके जाता है। तो लेट्स डू इट लाइक दिस। सो अभी देखते हैं इसमें क्या है। जैसे आपका ये है, ये मई का चार्ट है, तो यहाँ पे एक मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हुआ था कैनरा बैंक में। कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पे तीनों कैंडल हमारी ग्रीन हो गई, और यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ग्रीन हुई तीनों कैंडल्स हमारी। तो व्हाट आई विल डू इज, एज अ चार्ट ऑब्जर्वर, आई विल फील कि यार यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जाता है ना, तो ये एक पहले हाई बना हुआ है इधर,
ये एक हाई बना हुआ है, फिर ये एक हाई बना है। अगर मार्केट इस हाई को क्रॉस कर जाएगा देन आई बी बुलिश, आई टर्न बुलिश इन दिस पर्टिकुलर शेयर। और मेरे पास सिग्नल कौन कौन से हैं, एक तो मैंने ये हाई को ऊपर गया, हमारे पास वॉल्यूम अच्छे आए, और साथ में हमने एक हाई को क्रॉस किया तो हमारे पास तीनों सिग्नल हमारे पास ग्रीन है सुपर ट्रेंड के। तो मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया स्टॉक में, 102 रुपये मैंने एंट्री ले ली स्टॉक पे, ओके बाय पुटिंग स्टॉप लॉस ऑफ दिस स्विंग लो। वॉल्यूम के साथ में ब्रेक हो रहा है तो मैं आगे बढ़ा इसमें। तो जब मैंने यहाँ पे इसको बेच दिया, आई मेड 15%, और फिर मैं बैठ के मैंने कहीं और डिप्लॉय किया। चार्ट्स बहुत सारे हैं, पहले ऐसा होता था, ये साइकोलॉजी चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, वेर इन यू आर स्टक विद अ पर्टिकुलर स्टॉक। अभी भी मैं बहुत सारे स्टॉक्स में स्टक हूँ, ऐसा नहीं है। और मैं नहीं, इवन द बिगेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स लाइक राकेश झुंझुनवाला, उनके भी फॉर्च्यून खाली 2 या 3 स्टॉक ने बनाए थे। टाइटन स्टफ, द स्टॉक विच आर नॉट परफॉर्मिंग नोबडी टॉक्स अबाउट देम। तो कोई नहीं बोलता, जो बिल केयर है, जो भी कोई और कंपनी जिन्होंने कोई रिटर्न नहीं दिया उनको, उनके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन जो विनर्स हैं उनकी सब बात करते हैं। तो मैंने ये सीखा है कि भाई अपना कैपिटल यहाँ से निकालो, कहीं और लगाते हैं। लेकिन मेरे जहन में ये था कि इससे पैसा बनाया है तो ये स्टॉक अच्छा है, इसकी मैंने वैल्यूएशन चेक करी। आई सॉ फंडामेंटल ऑल्सो कि जो PSU बैंक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि उनका ना PE एक्सपेंशन हो रहा है। ओके वो कैसे होएगा? सो प्राइस टू अर्निंग एक्सपेंशन जो होता है, अगर मैं बात करता हूँ, सो ये कैनरा बैंक का चार्ट है। कैनरा बैंक का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है पूरा इसके अंदर। इट्स अ वेबसाइट कॉल्ड screener.com। तो उसमें हम देखेंगे कि जो उसके पेयर्स ट्रेड कर रहे हैं वो कैसे कैसे ट्रेड कर रहे हैं। अगर कैनरा बैंक की बात करूँ तो 6.93 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, लेकिन SBI का 13.85 के आसपास। अब इसका PE एक्सपेंशन का टाइम है कि इसको कैचअप करना है अपने पेयर्स के साथ में। तो समझो कि अगर आपका 154 का प्राइस है आज का, इसी को कैप्चर करना है, बाकी को कैप्चर क्यों नहीं करना है? नहीं, मैंने एक पर्टिकुलर शेयर को कैप्चर किया, उसके बाद हम डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, मैं मतलब आई एम गिविंग माय लॉजिक की लॉजिक क्या है। एज सच PSU बैंक्स जो है और जो प्राइवेट बैंक्स है, प्राइवेट बैंक जो ट्रेड करते हैं वो हिस्टोरिकली ट्रेड करते हैं 20-21 के PE के ऊपर, एंड PSU बैंक ट्रेड करते थे 5-6 के PE के ऊपर। ऑफ लेट, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने काफी PSU बैंक्स का रिफाइन किया प्रोसेस, उनको कंसोलिडेट कर दिया, नंबर ऑफ बैंक्स कम हो गई, उनके प्रोसेस उनके बहुत अच्छे कर दिए, जो उनके बैड लोन्स उनको कम खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद बहुत रिस्ट्रिक्टेड नॉर्म्स बना दिया उन्होंने, तब वो बैड लोन्स की स्थिति में लोग कम आएंगे तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, इनके NPAs घटेंगे, तो उससे क्या होगा, बैंक की हेल्थ सुधरेगी। बैंक की जब हेल्थ सुधरेगी तो PE एक्सपेंशन होगा। PE एक्सपेंशन का मतलब है कि अगर ये शेयर अगर 6.93 का अगर PE अगर बढ़ के 13 होना है ना इसको, तो स्टॉक के प्राइस में डबल होना पड़ेगा, फिर तब जाके ये 13 या 14 पे पहुंचेगा। सो दिस हैज पोटेंशियल टू डबल नाउ, कैनरा बैंक। अगर मैं दूसरी बैंक की बात करता हूँ, यूनियन बैंक की बात करूँ, 7.82 पे है और SBI 13.85 पे है। तो यूनियन बैंक के पास भी काफी स्कोप है कैचअप करने के लिए। तो ये स्टॉक भी करीब 80% बढ़ सकता है, जो इसकी वैल्यू है, करंट वैल्यू जो भी है, उससे 80% बढ़ सकता है यूनियन बैंक। तो ये एक PSU बैंक का, क्योंकि मैंने काफी काम किया PSU बैंक्स में लास्ट कई उसमें, तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो पहुंचते कैसे, हम सेक्टर्स भी देखते हैं एक्चुअली। मैं वीकेंड पे जाके ना सेक्टर्स भी देखता हूँ, कौन से सेक्टर ने परफॉर्म किए इस हफ्ते के अंदर, कौन से सेक्टर्स अच्छे रहे, उनके सबसे टॉप विनर्स कौन से थे। दैट्स हाउ यू स्कैन स्टॉक्स, और उनके चार्ट्स कैसे हैं। एंड यू काइंड स्क्रीन देम पे पॉइंट के इन्हीं इस लेवल पे आएगा तो मैं इसको यहाँ पे बाय करने पे बाय करने में इंटरेस्टेड रहूंगा, एंड आई पुट अ स्टॉप लॉस आल्सो इन माय माइंड कि मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया कि ये स्विंग लो जब तोड़ेगा तो मैं स्टॉप लॉस से बाहर जाऊंगा। दिस स्टॉक इज नॉट फॉर मी, मतलब नो लॉन्गर इट इज अ गुड स्टॉक फॉर मी। वो अब वो स्ट्रेंथ रही नहीं स्टॉक के अंदर, तो फिर मैं उसके बाहर हो जाऊंगा। और इसके अंदर मैं, अगर मेरा स्टॉक ऊपर चलता रहा तो आई एंजॉय द राइड, वो वाली कहानी है। अब चार्ट रीडिंग के साथ में ना नंबर ऑफ पैटर्न्स भी मिलते हैं, गेट टू अंडरस्टैंड कि आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला आपको, या आपको कप एंड हैंडल पैटर्न मिला है। दीज आर माय फेवरेट पैटर्न्स की कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया, या हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, तो दीज आर माय फेवरेट पैटर्न्स। तो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स। आजकल इतने अच्छे स्कैनर्स आ गए, इतने अच्छे स्क्रीनर्स आ गए बाजार के अंदर, इतने अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए, दे गिव यू रेडीमेड स्ट्रेटजीज। लेकिन कोई पढ़ने वाला चाहिए, कोई लेने वाला चाहिए, कोई सोचने वाला चाहिए ना। प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि whenever we go to a mall and we buy a shirt for ourselves or a trouser or any सूट लेने गए ना, तो हम पहनेंगे, देखेंगे और फिर एडवाइस लेंगे। कोई अगर साथ में कोई नहीं गया अपने साथ में, तो अपन जो सेल्समैन उसको पूछेंगे कैसा लग रहा है, फिटिंग ठीक है कि नहीं है, ये है वो है, एंड दैट इज जस्ट अ डिसीजन ऑफ 1000, 2000, 5000 bucks, दैट्स इट। करेक्ट है। वहाँ तो हम बहुत कॉन्शियस है, लेकिन कोई बोले 5 लाख रुपए लगाने हैं स्टॉक में, वहाँ तो हम किसी से पूछ के लगा रहे हैं, भाई लगा तू ना, जो एडवाइस करा वो संभालेगा थोड़ी। तो जहाँ पे अपना स्टेक हाई है, यहाँ पे अपने को समझना है कि अपने प्रॉफिट निकालना है, तो वी हैव टू बी इक्वली इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर स्टेप। डिसीजंस को ओन करना पड़ेगा, हम लोग ओन नहीं करते हैं। अभी यू आर इनटू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, यू आर इनटू स्विंग ट्रेडिंग, और उसके अलावा फ्यूचर्स के पोजीशंस को मैनेज करने के लिए यू आर इनटू ऑप्शंस एज वेल। तो अगर लाख रुपए का टोटल कैपिटल है आपके पास, कितना पैसा कहाँ पे है? सो लाख रुपए टोटल कैपिटल में करीब 60% इज इक्विटी
उसी का प्लेजिंग होता है फिर 60% इक्विटी में, 40% मनी मार्केट्स फंड में है, विच इज ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू कैश, बट यू गेट अप्रोक्सीमेटली 6 to 7% एनुअली आपको मिल जाता है उसमें से। तो 6-7% वहाँ मिल गए। इक्विटी का मेरे जो होल्डिंग है वो होल्डिंग मोमेंटम ट्रेडिंग के हिसाब से रखा हुआ मैंने। उसके बाद में आई प्लेज दैट पर्टिकुलर इक्विटी एंड आई टेक पोजीशंस इन ऑप्शंस। सो मोटा मोटी मुझे ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए अगर ₹1,00,000 का है तो उसमें मेरे को 80,000 वापस मिल जाता है ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए। तो 80% ऑफ अमाउंट विच इज योर, बिकॉज बोथ माई मनी मार्केट फंड्स एंड इक्विटी बोथ आर प्लेज्ड, एंड इफ आई टेक अप्रोक्सीमेटली 20% हेयर कट एंड आई गेट 80% कैपिटल टू ट्रेड ऑप्शंस। और ऑप्शंस जो मैंने ट्रेड किए हुए हैं उसमें जो मेरा मैक्सिमम लॉस हो मेरा फिक्स्ड है, ओके, बट प्रॉफिट इज एक्स्ट्रा। सो इट्स अ हाइब्रिड सिस्टम विद नो टेंशन। नो टेंशन तो मैं नहीं कहूंगा, with a very limited tension. limited, and you know how market behaves. And I am pretty bullish on India because I've read economies, Chinese economy, Japanese economy, उनको मैंने अच्छे से पढ़ा है। 70s में अमेरिकन इकोनॉमी में पढ़ा है, तरीके से पढ़ा है। इंडिया इज एक्चुअली ऑन द स्टेज, उसी डायरेक्शन में है। या उसी डायरेक्शन में है। दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द सेम पाथ। थैंकफुली वी हैव अ गुड लीडरशिप। इट इज अ लिटिल कंट्रोवर्शियल बट वी हैव अ गुड लीडरशिप। सो आई थिंक पॉलिसीज बहुत अच्छी है, पॉलिसीज बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज है हमारी। तो आई समहाउ फील कि मार्केट बहुत अच्छा जाएगा अगले। एंड एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट वी कीप हियरिंग एक्सपर्ट्स सेइंग, लाइक मोतीलाल ओसवाल है या कोई और भी जो अच्छे लोग हैं जो काम करते हैं, बात करते हैं, निलेश शाह है, दे टॉक अबाउट कि निफ्टी कैन रीच 50,000 बाय 2030। हाँ, दैट्स वेरी, it's like they are making some prediction out of some figures they have in mind, but maybe in 2000, not in 2030 but in 2035 it might reach 50,000। but अगर मैं रहूंगा मार्केट में तभी तो कमाऊंगा ना। yeah, that's the most important line। अगर मैं वो एपेटाइट लेके आया हूँ कि मैं 10% कमाना है, 15% कमाना है, तो मैं मार्केट में रहूंगा ही नहीं ना। एंड मैं उल्टा गलत भी बोलूंगा मार्केट को कि मार्केट जुआ है, बिकॉज मैंने जुआ ही खेला एक्चुअली। ये दिस इज वन, एक तरह की ये स्ट्रेटजी ऐसी है जो कि एक फुल टाइम बिजनेस रन करते हुए भी इजीली डिप्लॉय हो सकता है। एब्सोल्युटली, आई थिंक आपका फोकस ज्यादा होता ही नहीं होगा। डजंट आस्क मच टाइम, लेकिन आपको यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट द मार्केट। आउट ऑफ इंटरेस्ट तो होना ही पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट के बिना तो काम नहीं होगा। ये इंटरेस्ट तो चाहिए, इंटरेस्ट तो चाहिए। इफ यू आर टू मेक पैशन, कीड़ा चाहिए। बल्कि आपको अगर पैसिव इनकम बनानी है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। एंड यू हैव अदर वे ऑफ डूइंग इट। आप ETFs में इन्वेस्ट कर दो, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दो, वेरिंग यू गेट व्हाट गुड रिटर्न्स ओवर देयर। मल्टी एसेट फंड्स आते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर दो, बट वहां पे आपको रिटर्न कैप्ड रहेगा। हियर इफ आई एम डूइंग एन इन्वेस्टमेंट एंड इफ आई एम वाइज इनफ टू डू माई इन्वेस्टमेंट्स, आई कैन 30-35%, 40% CAGR अगर मैंने निकाल दिया to be on the most optimistic side, I'll beat almost everyone। and then अपने हाथ से पैसे कमाने का थोड़ा मजा अलग होता है, वो एक उसका थोड़ा सा फील अलग होती है। when do you plan to be full time yourself? No plans as of now। No plans। No। तो जो बंदा अभी 8 फिगर नंबर पे बैठा है वो प्लान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जरूरत नहीं है मुझे फुल टाइम होने की, बिकॉज आई हैव अदर थिंग्स टू डू। मेरे पास काफ़ी चीज़ें मेरे को करनी है, और मे बी लास्ट 2-3 years में काफ़ी ऐसा मन में लगा कि नहीं अभी बहुत कुछ करना है, अभी तो बहुत कुछ बाकी रह गया। देयर वाज अ टाइम इन 2018-19 व्हेन आई यूज्ड टू थिंक अबाउट रिटायरिंग। अच्छा, ऑल्दो आई एम ऑन द सेम पाथ, बट अब लगता है कि नहीं यार रिटायरमेंट तो ठीक है, बट रिटायरमेंट का मतलब ये है कि शायद मन होगा तो ऑफिस जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। ऑपरेशनल काम शायद नहीं करूंगा। आई विल बी इन द मैनेजिंग रोल एंड क्राइसिस रोल, कहीं पे क्राइसिस है वहां पे हम पहुंच जाएंगे। करेक्ट। बाकी टीम अपने आप संभालेगी, ऑटो पायलट भी बिजनेस चलेगा। हमें सिस्टम से सेट करने हैं एंड सिस्टम्स हैज टू वर्क। एब्सोल्युटली। या सो दैट इज व्हाट द एंडेवर इज। तो एक तरह से ऑटोमेटिक वर्किंग है। अच्छा, ट्रेडर को वी स्टार्टेड विद द फैक्ट कि ट्रेडिंग बड़ा बोरिंग प्रोफेशन है। कब ट्रेड नहीं करनी चाहिए? आप ऐसा कोई पॉइंट आया होगा कि जब लगा अभी यार मार्केट थोड़ी मेरे हिसाब से नहीं चल रही है तो मेरे को अभी इसमें एंटर नहीं करना है? So there are few events as an option trader. As option trader, we have to look for few events like जैसे बजट है, मत करो ट्रेडिंग, ओके, go on a holiday. Because what I follow as a principle, मैं कुछ indicators follow करता हूँ, और वो indicators बजट के टाइम पे काम नहीं करते, because that is a news based market. या अगर आप देखेंगे जो काम हो रहा है बजट, जो रिएक्शन वाली बेस, हाँ, तो बजट के बाद में जो काम हुआ, बजट मार्केट गिरा, उसके बाद मार्केट को ऊपर चढ़ा दिया, फिर मार्केट गिरा दिया, फिर चढ़ा दिया, फिर गिरा दिया, अब फिर वापस मंडे को तैयारी ऊपर चढ़ाने की। तो ऐसे एनवायरनमेंट में मेरे को लगता है ट्रेड नहीं करना चाहिए। दो माई ट्रेड्स आर ऑन, बिकॉज आई नो मैंने जो सेटअप बनाया हुआ मेरे को पता है कि मेरे को नुकसान नहीं लगेगा इसके, मेरे को कुछ फायदा ही मिलने वाला है, मेरे को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सो आई नो माई ट्रेड हाउ इट विल गो, हाउ इट विल परफॉर्म। लेकिन क्या होता है कि ऐसे में जो आदमी छोटी कैपिटल से आता है,
और ये सब आता है एक्सपीरियंस के साथ में। आप ये इन्विजन कर सकते हो एक्सपीरियंस के साथ में। 2020 में जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा सिचुएशन ऐसा नहीं था। आई यूज्ड टू बी शिट स्कैर्ड कि यार मार्केट में ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। और हमने हर एक चीज का ट्रीटमेंट किया, फिर हर उस डर का ट्रीटमेंट किया, और फोकस यही था कि मार्केट में रहना है अपने को, सर्वाइवल। अच्छा, मार्केट में पैसा बनाना ज्यादा मुश्किल है या बचाना? देखिए क्या होता है, आफ्टर पॉइंट इन टाइम आप शायद पैसा बनाने में जब अगर आपकी रिस्क, जो आपकी रिटर्न एपेटाइट है ना, वो अगर कम रखोगे, आप रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन है वो कम रखोगे, तो पैसा बनाना बहुत आसान होगा। ओके, मैं फिर उसी पॉइंट पे आऊंगा, अगर आप रिटर्न ज्यादा रखोगे, 4% 5% मंथली चाहिए, तो फिर आपके लिए पैसा बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बचेगा नहीं वो फिर पैसा। इसका स्किल से कोई लेना देना है ही नहीं। साइकोलॉजी पे लगा देना, आपको अपने आप को ट्रीट करना पड़ेगा कि मेरे को 50 साल काम करना है। वी आर ऑफ द सेम एज, 40 years, 42 years, 43 years, एंड वी समहाउ फील कि यार मार्केट में जो ट्रेडिंग करनी है ना, उसमें मैं बिल्कुल सटीक दिमाग से कर सकता हूँ, अगले 50 साल कर सकता हूँ। तो वाई टू टेक अ रिस्क? अनड्यू रिस्क क्यों लूँ मैं अभी, जब मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकता हूँ उसको? तो क्यों लूँ अनड्यू रिस्क में? मैं अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाऊँ, या मैं अपनी तकलीफ क्यों पैदा करूँ? या जो लोग इस माइंडसेट से आते भी हैं ना, जो कि ज्यादातर लोग आते हैं, वो अपने माइंडसेट के साथ अपनी हेल्थ को भी डिटोरेट करते हैं। एब्सोल्युटली। अपना ये साइकोलॉजी भी दिमाग में है और आपका रिस्क भी दिमाग में है, लेकिन साथ में आपका जो उसको लेके रिएक्शंस होते हैं, इमोशनल टर्मोइल्स होते हैं, वो भी साथ में है। क्योंकि आप जब देखोगे कि आपके हिसाब से मार्केट नहीं गई, आपका दिमाग खराब होगा, बिल्कुल ऊपर नीचे जाएगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। उसी को तो बचाना है, उसी को बचाना है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आप साथ ऑप्शन सेलिंग के लिए सब लोग डिफिकल्ट मानते हैं ऑप्शन सेलिंग को, लेकिन अगर ऑप्शन सेलिंग को पता ना कि मेरा नुकसान कितना होने वाला है, तो फिर वो डिफिकल्ट नहीं है। अल्टीमेटली डिफाइन कर दिया जब आपने रिस्क डिफाइन कर दी, और प्रॉब्लम है इसकी, बहुत सारे ऑप्शन सेलर को पता ही नहीं था मेरा रिस्क कितना है। दे डू नॉट अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स कि मेरा रिस्क कितना है, वो समझ में नहीं आता उनको, और इसको बचाना कैसे है। वो आ तो गए ऑप्शन सेलिंग में, बट वो ब्लाइंड खेल रहे हैं, या किसी भी सेगमेंट में आ गया। हाँ। तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना जाएगा और कितना आएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक और बात, मैं एक और प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ कि मेरे पास अगर 2% आता है ना महीने का, तो मैं बहुत खुश होता हूँ, और मैं शायद ट्रेड क्लोज भी कर देता हूँ अपनी। 2% महीने का, रिमेम्बर, दिन का नहीं। हाँ, तो मैं खुश हो जाता हूँ। मैंने कहा इस महीना मेरा काम हो गया। यू हैव टू डेवलप ए पर्टिकुलर कंटेंट की फीलिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा, 2% तो आ गए, आपने बुक नहीं किए, लेकिन वो फिर वापस 1-2% चले भी गए। अगर आपने वो 3 साल, ये 5-6 साल जॉब ना की होती, या खुद ये बिजनेस सेटअप ना किया होता ना, शायद आपका मेंटालिटी इतना स्ट्रांग नहीं होता। हाँ, मे बी You've seen, you've done, you've executed stuff before. या उसके बाद आपको लग रहा है कि इसका भी तो प्रोसेस ही तो होगा, एंड इसी सोच से आए होगी। सिंस यू आर रनिंग, अपन दोनों ने बिजनेस साथ में स्टार्ट किया। हाँ, आपने 2016 में स्टार्ट किया, मैंने 14 में स्टार्ट किया। बिजनेस में वी हैव बैड डेज होते हैं, आपके भी होते हैं, मेरे भी होते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी हम कल बंद कर देंगे बिजनेस, नहीं करेंगे ना मन। वी हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर हेड। भाई मेरे फैक्ट्री में इतने लोग काम कर रहे हैं, मेरे इतने एम्प्लॉइज ऑफिस बैठे हुए हैं, आपके इतने एम्प्लॉइज ऑफिस में बैठे हुए हैं। यू हैव द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार मेरे को भगवान ने ना चूज किया है इन सबको मैनेज करने के लिए। मैं कोई कहीं का राजा नहीं हूँ, बट मेरा किरदार ऐसा है कि मेरे को लगे रहना है, और मैं लगा रहूंगा ना, तो मैं तेजी भी देखूंगा और मंदी भी देखूंगा, बट लगे तो रहना पड़ेगा। आप जुआ खेल के क्या कर सकते हो, अपने आप को वाइप आउट थोड़ी कर सकते हो। कई लोग बोलते हैं ना कि सट्टा बाजार है, सट्टा बाजार है। सट्टा बाजार नहीं है, ये वायदा बाजार है। डेरिवेटिव मार्केट इज अ वायदा बाजार। इट वाज डिवाइज्ड टू हैव अ सेफगार्ड टू योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। जो डेरिवेटिव मार्केट की इजाद हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि आपकी जो इक्विटी पोर्टफोलियो उसको सेफगार्ड करने के लिए, फ्रॉम एन एनी अननोन इवेंट, इसीलिए बनाया गया था। लोगों ने सट्टा बाजार बना दिया इसको, क्यों? आउट ऑफ इन्फैक्चुएशन, आउट ऑफ अट्रैक्शन। एंड इंडिया इज द मोस्ट active derivative market in the world. It's the largest. Yeah. Turnover. And that is a problem also. Look at a very subtle way of doing it. I'll give you an example. अमेरिका में, इंडिया से, अमेरिका में ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन ETF में इन्वेस्टमेंट करती है। 30% पॉपुलेशन ETF में इन्वेस्टमेंट करती है। मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी पॉपुलेशन बोल रहा हूँ। समझो अमेरिका में 30% लोग इन्वेस्टमेंट करते होंगे, उसके 30% जो है वो ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडिया में दैट फिगर इज जस्ट 5% of the investors. Exchange traded funds are the safest funds possible. See, पता है कि it's from a very, we have to build a context around it. मेरे को honestly turnover से प्रॉब्लम नहीं, जहाँ मर्जी जाए। It depends on the fact कि as market infrastructure institutions ने उस तरह की एजुकेशन अवेयरनेस जगाने के लिए, उसी इन्वेस्टर बेस के लिए जहाँ से ओवरऑल इंडस्ट्री चलती है, कि उन्होंने क्या खुद कंट्रीब्यूशन किया है। बिल्कुल।
अगर आप अवेयर ही नहीं कर रहे हो एंड यू आर लेटिंग द मार्केट रन ऑन इट्स ओन, तो फिर वो किसी कोई भी शेप और साइज में जा सकती है. बिल्कुल बिल्कुल. It's as of now it's random, but for that matter every market which is not really educated or is unaware, it is random. ETF your US market over a period of time develop हुई है. क्या होता है, जैसे मैंने ना कुछ एक मैं प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ, कुछ मुझे मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली कुछ पूछते हैं कि भाई मेरे पास 10 लाख रुपए कैसे इन्वेस्टमेंट करें, मेरे पास 20 लाख रुपए कैसे इन्वेस्टमेंट करें, मेरे पास 50 लाख रुपए कैसे इन्वेस्टमेंट करें, हाउ टू एंटर द मार्केट. तो डिफरेंट काइंड ऑफ मनी सेगमेंट्स में लोग एंटर करना चाहते हैं. तो मैंने उनको बताया कि अगर आपके पास खाली 10 लाख रुपए है, आप खाली स्टॉक में पैसा लगाओ और थोड़ा बहुत पैसा ETF में लगाओ. करेक्ट. ठीक है. ETF का एक तरीका है कि जो आपको लगता है, जैसे मैंने ये सुपर ट्रेंड का आपको ऑप्शन दिखाया, ये आपके जो भी ETF के चार्ट्स हैं, जो भी म्यूचुअल फंड के जो भी अपने इंडेक्स फंड्स के चार्ट्स हैं, अलग अलग इंडेक्स फंड होते हैं, जैसे निफ्टी मेटल है, निफ्टी IT है, निफ्टी PSU बैंक से, उनमें आप लगाएंगे तो यू विल सी कि आपको मोमेंटम दिखाई दे रहा है इन चार्ट्स के अंदर भी. तो जब आपको लगता है निफ्टी PSU बैंक में मोमेंटम है, तीनों ग्रीन हो गए, तो इसका मतलब है पूरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आप नहीं करके, मतलब कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट नहीं करके आप ETF बाय करो, पूरा ETF बाय कर. ETF बाय कर लो, ताकि आप एक बैलेंस अप्रोच से जाओगे. अगर वो 10% बढ़ा तो आपका पैसा 10% बढ़ गया तो आप खुश हो गए. उसके बाद वो पैसा उतार के कहीं और जिस ETF में और बढ़ना है वहां डाल दो. ऐसे आप सेक्टर स्विच कर सकते हो छोटी कैपिटल के ऊपर. तो आपने कुछ स्टॉक में डाल दिया, कुछ ETF में डाल दिया. अगर आपके पास 20 लाख रुपए है तो फिर हम कुछ ऑप्शन स्ट्रेटेजी शुरू कर सकते हैं उसके, जो मैंने आपको बात बताई, जो थोड़ा बहुत जो मैंने आपको करके दिखाया, 2.5-3 लाख की कैपिटल को जो मैंने आपको करके दिखाया, अपन वो काम भी कर सकते हैं. फिर 50 लाख में आता है तो इट्स अगेन मिक्स्ड हाइब्रिड हो जाता है पूरा मॉडल. फिर उसमें आप स्टॉक भी करोगे, आप ETF भी करोगे, आप कुछ म्यूचुअल फंड्स भी ले लो, कुछ मनी मार्केट फंड्स भी ले लो, और कुछ आपके ऑप्शंस भी चलते रहेंगे. तो वो सब चीजें चलती रहेगी साथ. कुछ आप निफ्टी 20 दे लीजिए. निफ्टी 20 है वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, वेरी इफ यू वांट टू गो लॉन्ग ऑन निफ्टी, आपने खाली निफ्टी 20 खरीद लिए. उसका भी एक तरीका है कि आपने जैसे 50 लाख रुपए आपके पास है, तो 50 लाख रुपए आप शुरू में खाली, आज के टाइम पे मैं खाली लिक्विड फंड में डाल दूंगा पैसे. लिक्विड फंड में मेरे को पैसे मिलेंगे और कुछ मैं उसमें से ऑप्शन ट्रेडिंग कर लूंगा उसके, और कुछ पैसे वहां से निकाल लूंगा. अगर सब जो मार्केट 2% 3% गिरता है तो मैं 50 लाख रुपए का 10% पैसा एक म्यूचुअल फंड में डालूंगा, SIP शुरू कर दूंगा. फिर अगर 2% गिरता है फिर मैं 10% पैसा और डालूंगा. तो स्टैगर्ड वे में आप डाल के ना अपने आप को और हाइब्रिड मॉडल में ले सकते हैं. इसके लिए बेसिकली आपको हर प्रोडक्ट की थोड़े बेसिक से बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी. 50 लाख रुपए लेके आएगा, उसको अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी. उसको होती है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि नॉर्मल केस में अंडरस्टैंडिंग होती है नहीं मान के सर, या उसको फिर किसी हैविंग मनी इज नॉट इक्वल टू हैविंग ऑल. या तो इसको फिर PMS को दे देना चाहिए. वैसे 50 लाख 50 लाख से मिनिमम टिकट साइज मिनिमम PMS का, तो PMS को देना चाहिए, तो वो काम कर सकते हैं. दैट्स एक्चुअली अ बेटर आइडिया. बट अगर खुद को कमाने का शौक है ना, थोड़ा सा ईगो सेटिस्फाई करने का शौक है, तो वो काम भी कर सकता है कि भैया करना कैसे है. देयर आर वेज टू डू इट, एंड देयर मेनी वेज टू डू इट. बताने को बहुत कुछ है, बट देन अगेन टाइम, वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट. बहुत अच्छा लगा विकास. इट वाज अ वेरी इन डेप्थ कन्वर्सेशन, अ वेरी इंसाइटफुल कन्वर्सेशन, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी द पीपल कमिंग आउट जो अलग अलग स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी से आते हैं, और वो शुरू से ही एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेके जो आता है उसका इवेंचुअली आई एम नॉट सरप्राइज्ड द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन टर्म्स ऑफ योर P&L और इन टर्म्स ऑफ योर माइंडसेट जो आज है. तो इस देयर इज नो सरप्राइज जब होता है जब एक रैंडम सी चीज हो जाती है. तो आई हैप्पी टू सी, और इससे काफी लोगों को ये नॉलेज भी मिलती है कि यू हैव टू बिल्ड अ जर्नी टू अ पॉइंट rather than एक ओवरनाइट सक्सेस होने के, जो कि इट्स मिनिमल चांस ऑफ एक्चुअली हैपनिंग. बिल्कुल ठीक बात. Thank you for being part of the conversation. It was a wonderful discussion. My only closing statement would be, this market will stay for next 50 years. हाँ, हमें रुकना है कि नहीं रुकना वो हमें डिसाइड करना है. उसके लिए माइंडसेट एंड कंसिस्टेंसी, बस दैट्स इट, एंड यू आर सॉर्टेड. Your 5 lakh will turn into 10 crores in 35 years. assuming that you keep on that mindset consistently forever. That's what I can say. Thank you. Thank you, Vikas again. India. Yeah. Thank you so much.